ऐसे ही बने रहो बस। इसी वीक की और बात है, इसके बाद आपको प्रॉपर हम लोग अपना प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं, उसके बाद आपको देखने मिल जाएगा। और ऐसे ही हम लोग देते रहेंगे इस पे एपिसोड्स को। आपको टेलीग्राम इस समय तो कुछ इशू की वजह से नहीं आ रहा है, इंडिया में इस समय बंद कर दिया गया है। अप्रॉक्स 22 जून को चालू होगा, तो 22 जून को आपको टेलीग्राम फिर से डाउनलोड होने को मिलेगा। नीट के पेपर की वजह से नहीं चल रहा है इस समय, और जिनको प्रॉब्लम हो रही है तो वेट करें कृपया 22 तारीख तक। और हमारा टेलीग्राम का नाम है शैडो एफएम। ग्रुप्स के 2 ग्रुप हैं, 4000 प्लस सब्सक्राइबर है और एक है 1200। तो बाद में सर्च करके आपको मिल जाएंगे ग्रुप्स हमारे, और आप लोग को एप्लीकेशन की लिंक भी मिल जाएगी। तब तक मैं यहीं पर अपलोड करता रहूँगा डेली का। आरव गरजा और उसने हेवनली अनाइलेशन टेक्निक को पूरी ताकत से सक्रिय कर दिया, साथ ही अजूर फ्लेम टेक्निक चलाकर धरती के गर्भ की अग्नि को भड़का दिया। पूरा युद्ध क्षेत्र आग के समुद्र में बदल गया। उसकी तलवार लगातार गिरती रही, हर वार एक घातक प्रहार था। वह पूरी शक्ति से लड़ रहा था क्योंकि उसे स्कारलेट विच की सुरक्षा की चिंता थी। उसे डर था कि वह 10,000 ट्रिब्यूलेशन रेल्म के रेड आर्मर्ड वॉरियर्स का सामना नहीं कर पाएगी। भीषण युद्ध छिड़ गया। इन रेड आर्मर्ड वॉरियर्स की रक्षा क्षमता बेहद ऊंची थी। केवल क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम से उन्हें तुरंत खत्म करना संभव नहीं था, बस गंभीर रूप से घायल किया जा सकता था। वजह उनकी शक्ति नहीं बल्कि उनका लाल कवच था, जो किसी असाधारण जादुई वस्तु जैसा प्रतीत होता था। फिर भी आरव के पूर्ण आक्रमण के सामने वे टिक नहीं पाए। 15 मिनट की घमासान लड़ाई के बाद सभी रेड आर्मर्ड वॉरियर्स टूटकर शून्य में विलीन हो गए। तभी आवाज आई, लेवल 5 पास्ट। लेकिन इस बार आवाज पहले जैसी ठंडी नहीं थी, उसमें हल्का सा आश्चर्य झलक रहा था। आरव ने इसे महसूस किया, पर सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत फीनिक्स टेक्निक का उपयोग करके स्कारलेट विच की ओर बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर स्कारलेट विच खून से लथपथ लड़ रही थी। उसके शरीर पर दर्जनों घाव थे और रक्त लगातार बह रहा था। तभी दूर से फीनिक्स की गर्जना सुनाई दी और आरव आ पहुंचा। आग के विशाल ड्रैगन धरती से निकलकर उसके चारों ओर रक्षा कवच बन गए। लेकिन जैसे ही उसने हस्तक्षेप किया, रिडामोड वॉरियर्स फिर रुक गए और कुछ क्षण बाद घोषणा हुई, फॉर्सबली इंटरफियरिंग डिफिकल्टी इंक्रीजेस टेनफोल्ड। अचानक सभी वॉरियर्स की शक्ति बढ़ गई और वे ट्रिब्यूलेशन रेल्म के 5वें स्तर के चरम पर पहुंच गए। इसका मतलब था आरव को एक साथ 10,000 क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन जैसी ताकत से लड़ना था। अब मजा आएगा, आरव ने कहा, और उसकी लड़ाई की इच्छा और तेज हो गई। उसने फीनिक्स टेक्निक के साथ हेवनली पनिशमेंट स्वॉर्ड उठाई और मानो विनाश का देवता बन गया। हर वार के साथ पहाड़ टूट रहे थे, आकाश कांप रहा था और पूरा सीक्रेट रेल्म हिल उठा। इस बार उसने कोई रहम नहीं किया और अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। आधे घंटे की भयंकर लड़ाई के बाद फिर आवाज आई, पास्ट। लेकिन इस बार वह आवाज और भी अधिक जीवित महसूस हो रही थी, जैसे कोई निर्जीव सत्ता धीरे धीरे चेतना पा रही हो। आरव ने गहरी सांस ली, पर आराम का समय नहीं था। उसने तुरंत दूर खड़े मुखबिर की ओर देखा और उसकी मदद के लिए दौड़ा। मुखबिर की हालत बेहद खराब थी। उसका आधा शरीर नष्ट हो चुका था और आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। तभी 100 रेडरमोड वॉरियर्स उसकी ओर बढ़े और वह लगभग मरने ही वाला था। उसी क्षण धरती से निकले अग्निड्रैगन ने उन सबको रोक दिया। आरव समय पर पहुंच चुका था। ब्रदर, तुम आ गए, मुखबिर रो पड़ा, लेकिन आरव ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और तुरंत दुश्मनों पर टूट पड़ा। उसके लिए अभी सबसे जरूरी था अपने बाकी साथियों, खासकर विराज की सुरक्षा सुनिश्चित करना। उसने बिना रुके फिर से युद्ध में छलांग लगा दी। किल। आरव ने अपनी पूरी शक्ति प्रकट कर दी और उन सशक्त किए गए रेडर मोड वॉरियर्स पर भीषण हमला शुरू कर दिया। कुछ समय बाद लड़ाई समाप्त हुई और पास की आवाज गूंजी, जिसके साथ मुखबिर ने भी परीक्षा पार कर ली। उसने राहत की सांस ली कि कम से कम वह जीवित बच गया। उसकी समस्या सुझाने के बाद आरव तुरंत विराज की मदद के लिए उड़ गया, जबकि नकुल अभी भी अपनी परीक्षा में लगा हुआ था, लेकिन उसकी ताकत इतनी थी कि वह केवल घायल दिख रहा था, जान का खतरा नहीं था। विराज की हालत बेहद खराब थी, वह खून उगल रहा था और उसका शरीर घावों से भरा हुआ था, यहाँ तक कि उसकी जीवन शक्ति जल चुकी थी और उसके बाल भी सफ़ेद पड़ गए थे। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए डेमन लॉर्ड सेक्ट की गुप्त तकनीक तक इस्तेमाल की, फिर भी कई बार मौत के करीब पहुंच गया।
तभी आरव पहुंचा और उसने जबरदस्त हमला किया। आग के अनगिनत ड्रैगन प्रकट हुए और रेडरमोड वॉरियर्स को जला डाला। फिर आकाश से गिरती हुई तलवारों की वर्षा ने उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया। विराज ने आरव की ओर कृतज्ञता से देखा क्योंकि वह पहले केवल मजबूरी में उसका अधीनस्थ बना था, लेकिन अब आरव सच में उसकी रक्षा करने आया था। आरव ने इस पर कोई भाव नहीं दिया, उसके लिए बस इतना ही था कि उसके लोग केवल उसी के अधिकार में हैं। विराज की परीक्षा आरव की मदद से पूरी हो गई और वह सुरक्षित बच गया। दूसरी ओर नकुल भी अपनी लड़ाई समाप्त कर चुका था। उसके शरीर पर कई घाव थे, लेकिन उसकी मूल शक्ति सुरक्षित थी। अपने भाई को सुरक्षित देखकर वह भी आरव के प्रति आभारी हो गया और उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि उसका अधीनस्थ बनना शायद गलत नहीं था। आरव ने सबको आराम करने को कहा क्योंकि उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति काफी खर्च कर दी थी। उसने निर्णय लिया कि आगे के खतरनाक परीक्षणों से बचाने के लिए वह स्कारलेट विच और बाकी लोगों को स्पिरिट बीस्ट पाउच में सुरक्षित रखेगा, क्योंकि आने वाले परीक्षणों में उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। 3 दिन बाद आरव ने सभी को एक नए स्पिरिट बीस्ट पाउच में रख दिया जो पहले वाले से अलग था, जिसमें बुल, डेमन किंग और अन्य बंद थे। वह जानता था कि सीक्रेट रेल्म की परीक्षाओं का कोई निश्चित क्रम नहीं है, इसलिए खतरा कभी भी आ सकता है। इसके बाद उसने एक गुफा बनाकर एकांत साधना शुरू की और अपने पास मौजूद लगभग 1000 प्राचीन खजानों को निकालकर एनलाइटनमेंट सीड और लोली की मदद से उन्हें अवशोषित करना शुरू किया। 10 दिन बीत गए और बूम के साथ उसकी शक्ति फिर बढ़ी। वह नासेंट सोल रेल्म के 7वें स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच गया। हालांकि उसने तुरंत आगे बढ़ने के बजाय अपनी अवस्था को स्थिर किया ताकि हर छोटे स्तर को पूर्णता तक पहुंचाया जा सके। 3 दिन बाद आरव ने अपनी चेतना स्टार चार्ट में प्रवेश कराई, जहां उसके प्राइमोर्डियल एवटार्स विभिन्न दुर्लभ संसाधनों को परिष्कृत कर रहे थे। उसने अपनी आत्मा की शक्ति का एक हिस्सा अलग किया और एक नया जादुई गठन बनाकर और अधिक प्राइमोर्डियल क्लोन्स तैयार करने लगा। 7 दिन बाद उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था क्योंकि उसने कुल 7 प्राइमोर्डियल क्लोन्स बना लिए थे जो उसके आगे के विकास के लिए पर्याप्त थे। आरव ने 7 दिनों के भीतर कुल 4 नए प्राइमोर्डियल क्लोन्स तैयार कर लिए थे और वह अपनी वर्तमान सीमा तक पहुंच चुका था। उसने गहरी सांस ली, उसकी आत्मा वापस शरीर में लौटी और वह फिर से पिल्स को अब्जॉर्ब और रिफाइन करने लगा। उसने अभी भी स्कारलेट विच और बाकी लोगों को बाहर नहीं निकाला क्योंकि सीक्रेट रेल्म के ट्रायल्स किसी भी समय शुरू हो सकते थे। अब वह नासेंट सोल रेल्म के 7वें स्तर के अंतिम चरण में पहुंच चुका था और उसकी ताकत फिर से कई गुना बढ़ गई थी। उसके मन में यह विचार भी आया कि बाहर निकलने के बाद किसी रिलीज रेल्म के एक्सपर्ट से लड़कर अपनी असली ताकत परखनी चाहिए। उसने मन ही मन सोचा कि शायद जमशेद अब तक हेवनली गॉड कॉन्टिनेंट पहुंच चुका होगा और यदि ऐसा है तो उसके पास संकट के समय छिपने का एक सुरक्षित स्थान होगा। अपनी शक्ति बहाल करने के बाद आरव सीक्रेट रेल्म में दूर तक गया और उसने पाया कि अब बहुत कम लोग बचे हैं, बस इक्का दुक्का ही दिखाई देते थे। उसने बहुत कम लोगों को लूटा था और अब उसे एहसास हुआ कि जिनके पास स्टोरेज बैग नहीं थे वे अधिकतर मर चुके थे। उसने सोचा कि शायद उसकी लूट की वजह से ही कई लोग कमजोर होकर मारे गए क्योंकि स्टोरेज बैग में ही उनके हथियार और दवाइयां थीं। इस विचार से उसके मन में हल्की ग्लानि भी आई और उसने तय किया कि अब वो कुछ संयम रखेगा। 3 दिन बाद 6th ट्रायल शुरू हुआ। इस बार 1 लाख रेड आर्मर्ड वॉरियर्स प्रकट हुए, लेकिन आरव को इससे कोई डर नहीं लगा। उसने नंगे हाथों से ही युद्ध शुरू किया और हर वार में सैकड़ों वॉरियर्स को नष्ट करता गया। उसकी ताकत अब इतनी बढ़ चुकी थी कि यह विशाल सेना भी उसके सामने टिक नहीं पाई। आधे घंटे के भीतर उसने पूरा ट्रायल समाप्त कर दिया और पास्ट की आवाज़ गूंज उठी। इसके बाद आरव ने तुरंत अपने साथियों को बाहर नहीं निकाला, बल्कि पहले एक कैदी को स्पिरिट बीस्ट पाउच से बाहर निकालकर परीक्षण किया। वह ग्रे क्रोकोडाइल क्लैन का एक प्रतिभाशाली योद्धा था, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया बैरियर बन गया और रेड आर्मर्ड वॉरियर्स ने उसे मार डाला। आरव ने अपने अनुमान की पुष्टि के लिए कुछ और परीक्षण किए और अंततः समझ गया कि बाहर अभी भी खतरा है। कुछ समय बाद जब उसने पूरी तरह सुनिश्चित कर लिया कि अब कोई खतरा नहीं बचा, तब जाकर उसने स्कारलेट विच और बाकी लोगों को बाहर निकाला। अब वह पूरी तरह आश्वस्त था कि अगला कदम सुरक्षित रूप से उठाया जा सकता है। आरव के सामने जैसे ही स्कारलेट विच प्रकट हुई, वह तुरंत उसके पास आकर चिंतित स्वर में पूछने लगी कि वह ठीक है या नहीं। आरव ने मुस्कुराकर उसे आश्वस्त किया और उसके चेहरे को हल्के से छुआ, जिससे स्कारलेट विच को राहत मिली। भले ही वह जानती थी कि आरव की शक्ति बेहद भयानक है, फिर भी उसका मन चिंता से मुक्त नहीं हो पाता था। दूसरी ओर मुखबिर बिल्कुल निश्चिंत था। वह हंसते हुए बोला कि आरव को कुछ नहीं हो सकता, बल्कि दूसरों को उसकी चिंता करनी चाहिए।
आरव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में ये स्पष्ट था कि बाकी लोग अब लाइफ स्लेइंग रेल्म का अवसर लगभग खो चुके हैं, फिर भी वह उन्हें बेवजह मरने नहीं देना चाहता था। इसके बाद कुछ दिनों तक सब शांत रहा और आरव स्कारलेट विच को लेकर गुफा में चला गया, जहां दोनों ने 7 दिनों तक स्पारिंग किया। बाहर नकुल और विराज पहरेदारी करते रहे, हालांकि वास्तव में किसी खतरे का अस्तित्व नहीं था क्योंकि पूरे सीक्रेट रेल्म में आरव ही सर्वोच्च था। मुखबिर बाहर खड़ा सीटी बजाते हुए अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसे ईर्ष्या हो रही थी कि इस पूरे क्षेत्र में अब केवल स्कारलेट विच ही एकमात्र स्त्री बची है। 7 दिन बाद आरव ने फिर सबको स्पिरिट बीस्ट पाउच में डाल दिया क्योंकि उसे अंदाजा था कि अगला ट्रायल कब भी आ सकता है और वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। कुछ ही दिनों में 7वां परीक्षण शुरू हुआ और इस बार 100,000 रेड आर्मर्ड वॉरियर्स प्रकट हुए, जिनकी शक्ति ट्रिब्यूलेशन रेल्म के 6ठे स्तर के शिखर तक पहुंच चुकी थी। आरव ने तुरंत हेवनली पनिशमेंट स्वॉर्ड उठाई और युद्ध में कूद पड़ा। इस बार लड़ाई आसान नहीं थी, उसे पूरे 2 घंटे लगे इन सभी को खत्म करने में और उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी काफी हद तक समाप्त हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि शायद अब इस सीक्रेट रेल्म में उसके अलावा कोई जीवित नहीं बचा होगा, क्योंकि इतने भयानक स्तर का परीक्षण सामान्य प्रतिभाओं के लिए असंभव था। उसे आशी की भी याद आई और उसने सोचा कि वह जीवित हो, क्योंकि अगर वह मर गई तो उसे समृद्धि को क्या जवाब देगा। इसके बाद आरव ने किसी को बाहर नहीं निकाला और खुद की शक्ति बढ़ाने में लग गया। उसे महसूस हो रहा था कि आने वाले परीक्षण और भी खतरनाक होंगे और अगर ट्रिब्यूलेशन रेल्म के 9वें स्तर के लाखों योद्धा सामने आए तो शायद वह भी टिक न पाए। समय बीतता गया और 2 महीने गुजर गए, लेकिन 8वां परीक्षण नहीं आया। इस दौरान आरव ने अपनी कल्टिवेशन को नासेंट सोल रेल्म के 7वें स्तर के शिखर तक पहुंचा दिया और अपनी शक्ति को और अधिक सघन बना लिया। उसे विश्वास होने लगा कि अब वह रिलीज रेल्म के शुरुआती स्तर के किसी भी विशेषज्ञ से लड़ सकता है। तभी अचानक आकाश काला पड़ गया, बिजली गरजने लगी और पूरा सीक्रेट रेल्म कांप उठा। शुरू में ये बिजली कहीं भी गिर रही थी, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसने जैसे आरव को लक्ष्य बना लिया। बूम बूम बूम, लगातार बिजली उसी पर गिरने लगी। आरव ने तुरंत फीनिक्स टेक्निक का उपयोग करके उन्हें चकमा देना शुरू किया, क्योंकि वह समझ चुका था कि यह साधारण बिजली नहीं है। अगर एक भी वार सीधा लग गया तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आरव के कानों में अचानक आकाश और धरती की आवाज गूंजी कि 8वां परीक्षण शुरू हो चुका है। ये सुनकर वह हैरान रह गया और खुद से बुदबुदाया कि क्या इस स्तर का मतलब केवल बिजली से प्रहार सहना है। उसे ये तरीका बिल्कुल अजीब लगा, क्योंकि यह भी कोई परीक्षा हुई। तभी लगातार भयानक गर्जना के साथ आकाश से बिजली गिरने लगी और फीनिक्स का दिव्य रूप चीखते हुए आकाश में उड़ता रहा, जबकि आरव बार बार उनसे बचता रहा। तभी उसे आदेश मिला कि यदि वह 99 हेवनली लाइटनिंग के प्रहार सह लेता है तो परीक्षा पास हो जाएगी। ये सुनकर वह पूरी तरह चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा कि क्या ये परीक्षा खास उसी के लिए बनाई गई है, क्योंकि उसकी फीनिक्स टेक्निक के कारण वह बिजली से बच सकता था, लेकिन अब उसे मजबूर किया जा रहा था कि वह सारे प्रहार सहन करे। उसे ये भी महसूस हुआ कि जो आवाज़ उसके कानों में गूंज रही है उसमें अब भावनाएं हैं और वह पहले जैसी निर्जीव नहीं रही, जिससे उसे शक हुआ कि शायद इस सीक्रेट रेल्म में भी किसी तरह का गार्डियन स्पिरिट मौजूद है। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया, जबकि बिजली लगातार उसका पीछा कर रही थी और उससे बचना असंभव हो रहा था। अंत में उसने निर्णय लिया कि अगर यह परीक्षा है तो वह इसे स्वीकार करेगा और जोर से गरजते हुए आकाश की ओर देखा। तभी 2 विशाल बिजली के स्तंभ सीधे उसके ऊपर गिरे और उसके शरीर को पूरी तरह ढक लिया। वे जलप्रपात जैसी मोटी बिजली की धाराएं थीं जो लगातार उसके शरीर को झुलसा रही थीं। आरव ने दांत भींच लिए और फिनिक्स की शक्ति को सक्रिय रखते हुए दोनों प्रहार सह लिए। इसके तुरंत बाद 3 और भी अधिक तेज और शक्तिशाली बिजली गिरी और उसका शरीर बिजली की चिंगारियों से भर गया, लेकिन फिर भी वह डटा रहा। लगातार बिजली गिरती रही और वह शून्य में खड़ा होकर इस यातना को सहता रहा। उसके पैरों के नीचे की जमीन पहले ही जलकर एक विशाल गड्ढे में बदल चुकी थी। जैसे जैसे प्रहार बढ़ते गए उसकी हालत खराब होती गई और 49वें प्रहार तक उसका चेहरा लाल पड़ गया और वह भारी सांस लेने लगा। उसके पीछे फीनिक्स का रूप गरज रहा था, लेकिन बिजली का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आरव को याद आया कि पिछली बार जब वह बिजली से टकराया था तो उसे लगा था कि वह स्वर्ग द्वारा शापित है। बाद में उसे पता चला कि यह 9 प्रोविंसेस के हेवनली डाउ में बदलाव की वजह से था। इसलिए वह हमेशा सीधे हेवनली डाउ का सामना करने से बचता रहा, क्योंकि उसे उसकी असली शक्ति का अंदाजा नहीं था।
लेकिन इस बार वह सीक्रेट रेल्म के भीतर ही बिजली का सामना करने को मजबूर था और उसे प्रतिरोध करने की भी अनुमति नहीं थी। वह चाहता था कि अपनी तलवार निकालकर आकाश को चीर दे और इन बादलों को खत्म कर दे, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सकता था। बिजली लगातार गिरती रही और जब 91वां प्रहार हुआ तो हर अगला वार और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। 92वें प्रहार पर आरव खुद को संभाल नहीं पाया और खून उगल दिया, लेकिन फिर भी वह सीधा खड़ा रहा और अगले प्रहार का इंतजार करता रहा। 93वीं बिजली काली थी और उससे ठंडी भयावह आभा निकल रही थी। उसके लगते ही आरव ने फिर खून उगला और उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। उसके पीछे फीनिक्स गरजा और उसके शरीर के चारों ओर ड्रैगन एनर्जी घूमने लगी। उसने अपने होठों से खून पोंछा और आकाश की ओर देखते हुए चुनौती दी कि अब केवल 6 प्रहार बाकी हैं। उसके शब्दों से जैसे आकाश भी क्रोधित हो उठा और बादल और भी घने हो गए। तुरंत ही एक और विशाल बिजली गिरी जिसने उसे 3 सांसों तक जकड़ लिया। उसके शरीर की मांसपेशियां फटने लगीं और ऐसा लगा मानो वह टूट जाएगा, लेकिन जैसे ही प्रहार समाप्त हुआ उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सक्रिय करके खुद को संभाल लिया। इसके बाद भी बिना उसे संभलने का मौका दिए अगला प्रहार आ गया और उतनी ही भयानक शक्ति से उसके शरीर को चीरने लगा। फिर भी आरव अंत तक डटा रहा और उसने धीरे से कहा कि अब केवल 4 प्रहार बाकी हैं। आरव के होठों से खून टपक रहा था, फिर भी वह आकाश की ओर घूरते हुए खड़ा था। उसकी आंखों में जिद और क्रोध साफ दिखाई दे रहे थे। शून्य में फैले थंडर क्लाउड्स मानो उसकी चुनौती से और भी उग्र हो गए। वे अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करने लगे, यहाँ तक कि पूरा आकाश फटने जैसा प्रतीत होने लगा और काली बिजली की लपटें चमक उठीं। अचानक एक और भयानक काली बिजली गिरी जिससे आरव के शरीर की दरारें और गहरी हो गईं। वह दर्द से दहाड़ उठा। उसका शरीर एक ही समय पर टूट भी रहा था और खुद को जोड़ भी रहा था, मानो जीवन और विनाश के बीच संघर्ष चल रहा हो। लेकिन फिर भी वह उस प्रहार को सह गया। उसने होठों से खून पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा कि अब केवल 3 प्रहार बाकी हैं। उसकी यह मुस्कान तिरस्कार से भरी थी, जैसे वह आकाश का मजाक उड़ा रहा हो कि इतनी शक्ति के बावजूद वह एक नासेंट सोल रेल्म के कल्टिवेटर को खत्म नहीं कर पा रहा। ये देखकर थंडर क्लाउड्स और भी क्रोधित हो गए और तुरंत 2 भीषण बिजली एक साथ गिरी, मानो उसे एक ही वार में समाप्त करना चाहती हो। लेकिन आरव ने दांत भींचकर उनका सामना किया। उसका शरीर भले ही जलकर काला पड़ चुका था और बिजली की लपटों से भरा हुआ था, पर उसकी आंखों में भय का नामो निशान नहीं था। दोनों प्रहार सहने के बाद उसने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखकर कहा कि अब अंतिम वार बाकी है और यदि उसमें भी पूरी ताकत नहीं दिखाई गई तो बाद में पछताना पड़ेगा। उसकी यह चुनौती सुनकर आकाश में बिजली उफान मारने लगी और अचानक बादलों के बीच एक विशाल मानवीय चेहरा प्रकट हुआ जिसकी आंखों में बिजली चमक रही थी और जो नीचे खड़े आरव को घूर रहा था। ये देखकर आरव को यकीन हो गया कि इस सीक्रेट रेल्म में वास्तव में कोई गार्डियन स्पिरिट मौजूद है। उसी क्षण अंतिम सबसे भयानक बिजली तैयार हुई और पूरी शक्ति के साथ नीचे गिरी। फीनिक्स की छवि उसके पीछे प्रकट हुई और ड्रैगन एनर्जी उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी। आरव ने पूरी ताकत से गर्जना की और उस अंतिम बिजली को अपने शरीर से झेल लिया। उसका शरीर बार बार टूटता और फिर जुड़ता रहा। उसकी आत्मा की रोशनी कभी मंद पड़ती तो कभी फिर चमक उठती और अंततः उस टकराव ने एक भयानक विस्फोट को जन्म दिया जिसने पूरे सीक्रेट रेल्म को हिला दिया। जब धुआं छंटा तो आरव अब भी खड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी। उसने शांत स्वर में कहा कि बस इतना ही था। उसके शब्दों में साफ चुनौती झलक रही थी। उसी क्षण आकाश से आवाज आई कि 8वां स्तर पार हो गया है, लेकिन इस बार उस आवाज में स्पष्ट आश्चर्य था। थंडर क्लाउड का चेहरा क्रोध से भरा हुआ था, फिर भी नियमों के कारण वह धीरे धीरे गायब होने लगा। आरव ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि पछताना पड़ेगा, और तभी उसने अपनी शक्ति को फिर से जगाया। फीनिक्स की शक्ति और भी प्रबल हो गई और उसने डिवाइन फीनिक्स स्लैश का उपयोग करते हुए आकाश की ओर हमला कर दिया। एक भयानक लाल सुनहरी किरण आकाश को चीरती हुई थंडर क्लाउड के चेहरे पर जा लगी और उसे 2 हिस्सों में काट दिया। गार्डियन स्पिरिट स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक नासेंट सोल रेल्म का इंसान उस पर पलटवार करेगा। थंडर क्लाउड पूरी तरह बिखर गया और शून्य में विलीन हो गया। आरव ने गहरी नजरों से आकाश को देखा और बुदबुदाया कि क्या उसने गलत आकलन किया, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल थंडर क्लाउड को नष्ट करना नहीं था, बल्कि इस हमले के माध्यम से सीक्रेट रेल्म के असली स्पिरिट को बाहर लाना था। आरव ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसका शरीर धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा रहा था। अभी कुछ ही समय पहले उसने लगातार 99 स्वर्गीय बिजली के प्रहार सहन किए थे और उसके बाद खुद थंडर क्लाउड को भी चीर दिया था, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसने सिर हिलाया और हल्की निराशा के साथ ह्यूमन एम्परर बुदबुदाया।
तभी अचानक वही पहले वाली ठंडी और विशाल आवाज उसके कानों में गूंजी, लेकिन इस बार उसमें संदेह और उत्साह दोनों थे। आरव हल्का सा मुस्कुराया, उसे पहले ही अंदाजा था कि इस सीक्रेट रेल्म में सच में कोई स्पिरिट मौजूद है। वो शांत खड़ा रहा, उसे पता था कि सामने वाला उसकी जांच कर रहा है। कुछ ही क्षणों में अनगिनत डिवाइन सेंसर्स ने उसे परखा। उसके हाथ में मौजूद बाउंडलेस डिवाइन पर्ल से 9 रंगों की रोशनी फैलने लगी जो पूरे वातावरण से मेल खाने लगी। फिर अचानक पूरा सीक्रेट रेल्म कांप उठा और चारों तरफ से एक साथ आवाजें गूंजी, ह्यूमन एम्परर को प्रणाम, मानो एक विशाल सेना उसका स्वागत कर रही हो। आरव के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई, उसका अनुमान बिल्कुल सही निकला था। लेकिन जैसे ही वो कुछ पूछने वाला था, उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। 6 आकृतियां बिजली की तरह उसकी ओर बढ़ रही थीं, हर एक से जबरदस्त किलिंग इंटेंट निकल रहा था। आगे खड़ा व्यक्ति था जय, जिसे देखकर आरव भी हैरान रह गया, क्योंकि उसकी शक्ति अब ट्रिब्यूलेशन रेल्म के शिखर पर पहुंच चुकी थी। उसके साथ केके और स्पेस रिफ्ट तथा एंशिएंट ड्रैगन एलिफेंट क्लैन के अन्य प्रतिभाशाली लोग भी थे। आरव ने तुरंत समझ लिया कि ये लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठाने आए हैं, क्योंकि वह अभी भारी रूप से घायल था। फिर भी उसने हल्की मुस्कान के साथ मना कर दिया जब सीक्रेट रेल्म की आवाज ने पूछा कि क्या मदद चाहिए। कुछ ही क्षणों में वे छहों उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। केके पागलों की तरह हंसते हुए बोला कि इस बार आरव बच नहीं पाएगा, जबकि चार्ल्स और एलेक्स भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। जय ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि इस बार वे संख्या के बल पर उसे खत्म कर देंगे। आरव ने सबको शांत भाव से देखा और सिर हिलाते हुए कहा कि उसने सच में यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई अभी भी जिंदा होगा। उसका शरीर अभी भी जला हुआ था, आध्यात्मिक शक्ति बेहद कम थी और प्राइमोर्डियल स्पिरिट भी कमजोर थी। इस हालत में लड़ाई का परिणाम अनिश्चित हो सकता था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि आरव अब ह्यूमन एम्परर बन चुका है और इस रेल्म का गार्डियन स्पिरिट जाग चुका है। जैसे ही वे हमला करने वाले थे, अचानक आसपास का शून्य कांपने लगा। एक के बाद एक धुंधली आकृतियां उभरी और फिर वे काले कवच वाले और लाल कवच वाले योद्धाओं में बदल गईं। संख्या तेजी से बढ़ती गई, 1000, 10,000, लाख और फिर गिनती से बाहर। जय और बाकी सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक शून्य से सुनहरी रोशनी फूटी और फिर गोल्डन आर्मर पहने योद्धा प्रकट होने लगे। जब उन्होंने उनकी आभा महसूस की तो सबके चेहरे पीले पड़ गए। ये सभी रिलीज ऑफ कैलेमिटी रेल्म के शक्तिशाली योद्धा थे और उनकी संख्या 1000 तक पहुंच गई। अब भागना भी असंभव था, क्योंकि पूरा स्थान सील हो चुका था। घबराकर जय ने अपनी चाल चली। उसने खुद को मृत जैसा बना लिया और अपने साथियों को भी उसी तरह मृत अवस्था में ढक दिया, जिससे वे पहले भी कई बार ट्रायल से बच निकलते रहे थे। आरव ने ये सब देखा और तुरंत समझ गया कि ये लोग अब तक कैसे बचे हुए थे। कुछ समय तक सब शांत रहा और वे सोचने लगे कि आर्मर्ड वॉरियर्स गायब हो जाएंगे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। योद्धा गायब नहीं हुए, बल्कि उनकी आंखों में हत्या की चमक उभर आए। अचानक लाखों आर्मर्ड वॉरियर्स ने एक साथ गर्ज कर किल का नारा लगाया और सीधे उन छहों पर टूट पड़े। जय के चार्ल्स, जेम्स, एलेक्स और गंगाधर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। जिस चाल से वे अब तक बचते आए थे वही इस बार बेकार साबित हो गई। अब उनके सामने लाखों योद्धाओं की सेना थी, जिनमें 1000 रिलीज रेल्म के दिग्गज भी शामिल थे, और अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। क्यों पफ्ट? जय दर्द से कराह उठा। उसके साथ केके और बाकी सभी भी लगातार चोट खाते हुए चीख रहे थे। जय, ये क्या हो रहा है? पफ्ट पफ्ट, धत तेरे की। अब क्या करें? हम भाग भी नहीं सकते। उनकी आवाजों में घबराहट साफ झलक रही थी, क्योंकि चारों तरफ से अनगिनत आर्मर्ड वॉरियर्स उन पर टूट पड़े थे। सच तो ये था कि वे एक भी गोल्डन आर्मर्ड वॉरियर के सामने टिक नहीं सकते थे, बाकी सब तो छोड़ ही दो। लेकिन अजीब बात यह थी कि ये योद्धा उन्हें मारने की बजाय बस बुरी तरह पीट रहे थे, मानो जानबूझकर उन्हें जिंदा रखा जा रहा हो। ये सब आरव के आदेश पर हो रहा था, क्योंकि अब वो इस सीक्रेट रेल्म के स्पिरिट से सीधे अपने विचारों के माध्यम से संवाद कर सकता था। वह दूर खड़ा हंसते हुए बोला, काफी मजेदार है। उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा मौका मिलेगा जहां जय और केके जैसे लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठाने खुद उसके सामने आ जाएंगे। जय, केके और बाकी सभी बुरी तरह पिट चुके थे, उनके शरीर टूट चुके थे और उनकी आत्मा की रोशनी भी मद्धम हो गई थी। वे पूरी तरह स्तब्ध थे कि आखिर ये सब अचानक कैसे हो गया। अभी कुछ देर पहले तक वे आरव को मारने की योजना बना रहे थे और अब खुद असहाय होकर हजारों आर्मर्ड वॉरियर्स के सामने पिट रहे थे। थोड़ी ही देर में वे सब पूरी तरह काबू में कर लिए गए। उनके प्राइमोर्डियल स्पिरिट्स तक को गोल्डन आर्मर्ड वॉरियर्स ने सील कर दिया।
वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। तभी अचानक सभी आर्मर्ड वॉरियर्स एक तरफ हट गए और सिर झुकाकर सम्मान से खड़े हो गए। आरव धीरे धीरे चलते हुए उनके सामने आकर खड़ा हो गया। जय गुस्से से कांपते हुए चिल्लाया, तू इन आर्मर्ड वॉरियर्स को कैसे कंट्रोल कर सकता है? अब उसे साफ समझ आ गया था कि यह सब आरव के इशारे पर हो रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह संभव कैसे है। आरव मुस्कुराया और बोला, सोचो जरा। उसकी मुस्कान और भी चुभने लगी। जय ने दांत पीसते हुए उसे जानवर कहा, लेकिन उसी क्षण एक गोल्डन आर्मर्ड वॉरियर ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया जिससे उसका आधा चेहरा ही उड़ गया। आर्मर्ड वॉरियर्स के सामने ह्यूमन एम्परर का अपमान करना उसके लिए भारी पड़ गया। जय पूरी तरह सुन्न हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर आरव और इन वॉरियर्स के बीच रिश्ता क्या है। स्थिति बिगड़ती देख के तुरंत गिड़गिड़ाने लगा, आरव, नहीं लॉर्ड, मैं निर्दोष हूं, सब जय की चाल थी। कृपया मेरी कज़न के लिए मुझे छोड़ दो। अब उसके लिए जान बचाना ही सबसे बड़ी बात थी। आरव ने उसे ठंडी हंसी के साथ देखा और कहा, तू तो बड़ा ही बेहया निकला। उसे साफ याद था कि यही के पहले स्कारलेट विच पर हमला करना चाहता था। अब दया की उम्मीद करना बेकार था। इसी बीच चार्ल्स और जेम्स भी जल्दी से झुककर माफी मांगने लगे। ग्रैंपा, हम तो बस फंस गए थे। दोनों डर के मारे अपने असली रूप में आ गए, दो विशाल भयानक ग्रे कुत्तों की तरह। आरव ने उन्हें देखा और कहा, तुम स्पेस रिफ्ट क्लैन वाले, तुम्हें मैं नहीं मारूंगा। मैं तो काफी समय से तुम्हें देख रहा हूं। ये सुनकर चार्ल्स और जेम्स कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन नहीं मारूंगा सुनते ही खुशी से सिर झुकाकर धन्यवाद देने लगे। आरव ने झुंझलाकर कहा, दूर हटो, मेरे कोई पोते नहीं हैं, और वे तुरंत चुप हो गए। इसके बाद उसने एंशिएंट ड्रैगन एलिफेंट क्लैन के दो प्रतिभाशाली युवाओं एलेक्स और गंगाधर की तरफ देखा। दोनों ने गुस्से में कहा, मारना है तो मार दे। आरव ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, तुम लोग दुआ करो कि तुम्हारा क्लैन आगे से सीधा रहे, वरना अगर मेरा मूड खराब हुआ तो पूरी एंशिएंट ड्रैगन एलिफेंट क्लैन को मिटा दूंगा। ये सुनते ही दोनों गुस्से से कांप उठे, लेकिन आसपास खड़े अनगिनत आर्मर्ड वॉरियर्स को देखकर उनके दिल में डर भी बैठ गया। अभी तक उन्हें लगता था कि एक नैसेंट सोल रेल्म का इंसान उनका क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया था कि सामने खड़ा यह इंसान सच में सब कुछ खत्म करने की ताकत रखता है। ही तुम लोग भी कमाल हो, सच में सोचा कि मिलकर मेरा सामना कर लोगे? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इन सब लोगों में उसकी दिलचस्पी सिर्फ जय में थी। चार्ल्स और जेम्स बस कुत्ते के मांस वाले हॉट पॉट जैसे थे। प्राचीन 3 तत्व और प्राचीन 4 समुद्र, अंत में नतीजा एक ही होता है, मांस और सब्जी। जहां तक डेमन की बात है, आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा जब तक कि वह के सामने आकर खड़ा नहीं हो गया। के घबरा गया और जल्दी जल्दी आरव को दंडवत करने लगा। आरव ने अभी तक उसे छोड़ने की बात भी नहीं की थी। लॉर्ड ग्रैंपा, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे कज़न की खातिर, इस बात के लिए कि मैं डेमन एम्परर का भतीजा हूँ। इस बार माफ कर दीजिए, मैं कसम खाता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। आरव शांत खड़ा रहा, उसने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। शायद अगले जन्म में। जैसे ही उसने ये कहा, आरव ने एक मुक्का मारा। हालांकि आरव बुरी तरह घायल था और उसके पास आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम बची थी, लेकिन के पहले ही आर्मर्ड वॉरियर्स से घिर चुका था और उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट सील हो चुका था। वह आरव के एक मुक्के तक को सह नहीं पाया। सिर्फ एक मुक्का और डेमन हवा में गायब हो गया। चार्ल्स और जेम्स, ये दोनों कुत्ते, डर से कांप उठे और तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। अलेक्स और गंगाधर के दिल में भी ठंडक दौड़ गई। उन्हें महसूस हो गया कि मौत पास आ चुकी है। अगर कोई जी सकता है तो कौन मरना चाहेगा? जय भी यही सोच रहा था, लेकिन वह जानता था अब जब वह आरव के हाथ में है तो दूसरा पक्ष उसे कोई रास्ता नहीं देगा। आरव, तुम मुझे मार डालो, जय ने दांत भींचते हुए कहा। उसके चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी। मैंने बहुत सारी योजनाएं और तरीके तैयार किए थे, लेकिन आखिर में सब कुछ ऐसा हो गया। असल में जय नहीं जानता था कि अगर वे लोग कुछ नहीं भी करते तो भी आरव बहुत जल्दी उनकी मौजूदगी का पता लगा लेता। आखिरकार वह पहले ही सीक्रेट रेल्म के गार्डियन स्पिरिट से संपर्क कर चुका था। आरव धीरे धीरे जय के पास गया, उसका स्टोरेज बैग और स्पिरिट बीस्ट बैग उतार लिया और उसे मजाकिया नज़र से देखने लगा। दिलचस्प जय, मैंने सोचा था कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन तुम। आरव ने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। भेड़ की खाल में भेड़िया, तुम बिल्कुल वही हो।
ह्यूमन सीक्रेट रेल्म में रहते हुए जय ने कई बार आरव की मदद की थी। मानवों की युवा पीढ़ी में उसका बहुत सम्मान था और उसके अनगिनत वफादार अनुयायी थे। लेकिन यह आदमी, इसने उन लोगों को ब्लड पिल्स में बदल दिया। कितना चालाक, कितना खतरनाक इरादा। बाद में आरव ने पुराने संबंध को ध्यान में रखते हुए सच्चाई उजागर नहीं की। लेकिन सीक्रेट रेल्म से बाहर निकलते ही जय ने तुरंत आरव के खिलाफ कदम उठा लिया। तब आरव ने उसका राज खोल दिया, जिससे वह मानव जाति द्वारा बहिष्कृत हो गया और भागकर छिपने पर मजबूर हो गया। कमबख्त, मैं जय दुनिया में अजेय बनने वाला था, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। जय ने दांत भींचकर कहा। उसके चेहरे पर नफरत और निराशा दोनों थीं। कुछ ही महीनों में वह ट्रिब्यूलेशन रेल्म के 9वें स्तर के शिखर तक पहुंच गया था। इससे साफ था कि उसे कोई बहुत बड़ा अवसर मिला था। यहाँ तक कि वर्तमान जीनियस लिस्ट के प्रतिभाशाली लोग जैसे राजेश, एनके और विराज, या पुराने प्रतिभाशाली जैसे मोहक, अभिराम और नकुल भी उससे बहुत पीछे थे। आरव यह अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह और भी ज्यादा जिज्ञासु था। आखिर जय को ऐसा कौन सा अवसर मिला? उसने स्टोरेज बैग देखा। उसमें बहुत सारी पिल्स, मैजिकल आर्टिफैक्ट्स और एंटीक्स थे, लेकिन कुछ खास नहीं। फिर आरव ने स्पिरिट बीस्ट पाउच की जांच की और वह ठिठक गया। तुम? आरव ने हैरानी से जय की ओर देखा। मैंने सोचा था कि सही समय पर तुम्हें धमकी देकर तुम्हारा ध्यान भटका दूं, लेकिन जय ने ठंडे स्वर में कहा। आरव ने सिर हिलाया और अंदर ही अंदर आह भरी। जय की योजना सच में पूरी तरह से तैयार थी। आशी को बांधकर स्पिरिट बीस्ट पाउच में कैद किया गया था। वो इस समय बेहोश थी। अगर आरव गंभीर रूप से घायल होकर 6 लोगों से लड़ रहा होता और उस समय आशी को छोड़ दिया जाता, तो शायद एक पल के लिए उसका ध्यान भटक जाता और शायद आरव सच में खतरे में पड़ सकता था। आरव ने गहरी सांस ली। फिर चार्ल्स, जेम्स, एलेक्स और गंगाधर, इन मांस के व्यंजनों को अपने स्पिरिट बीस्ट बैग में डाल दिया। अब सिर्फ जय जिंदा बचा था। बताओ, तुम्हें कैसा अवसर मिला और तुम्हारी ताकत इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई? आरव ने पूछा। जय की कल्टिवेशन स्पीड उससे भी तेज थी। इसका मतलब साफ था, उसे जरूर कोई असाधारण अवसर मिला है। इसके अलावा जय से निकलने वाली वह डेथली ऑरा क्या थी? क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि जय इस सीक्रेट रेल्म से बहुत परिचित है? उसे पता था कि डेथ एनर्जी का उपयोग करके सीक्रेट रेल्म के असेसमेंट को रोका जा सकता है, और उसने अपनी पहचान छिपाकर अंदर प्रवेश भी किया। भले ही हेवनली मिस्ट्री सेक्ट पहले से उसकी पहचान जानता हो, लेकिन उसने अपना असली रूप कैसे छिपाया कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाया? ये सभी बातें आरव को जाननी थीं, यहाँ तक कि आरव खुद भी हैरान था। अगर जय ने उस पर हमला नहीं किया होता और अगर वो खुद को शका एम्परर न होता, तो क्या जय अंत में डेथ एनर्जी के सहारे लॉ पावर हासिल करके लाइफ सेवरिंग रेल्म तक पहुंच सकता था? जय के बारे में जरूर कोई चौंकाने वाला राज है। अब जबकि जय का शरीर अपंग हो चुका है और उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट सील है, वह बिल्कुल भी परेशानी खड़ी नहीं कर सकता। आरव ने जय से पूछताछ शुरू की, लेकिन जय चुप ही रहा। उसने जबरदस्त सहनशक्ति दिखाई। पाह, बस मुझे मार डालो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। जय जिद पर अड़ा रहा और कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। आरव ने राहत की सांस ली। उसका ध्यान फिर से जयंत की तरफ चला गया। अगर जयंत यहाँ होता तो क्या उसे अब भी डर होता कि जय नहीं मानेगा? चिंता मत करो, तुम मरोगे नहीं, तुम बाद में जयंत से मिलोगे, आरव ने शांत स्वर में कहा। लिटिल वे नाम सुनते ही जय पहले तो चौंका, फिर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी आंखों से देखा था कि जयंत लोगों को कैसे यातना देता है। सिर्फ तरह तरह के जहरीले पाउडर ही विराज, एनके और अमन को मौत की दुआ करने पर मजबूर कर देते थे। आरव ने ठंडी हंसी हंसी, फिर जय के शरीर पर लगी सील को और मजबूत कर दिया। ये डर था कि कहीं वह कोई चाल न चल दे, इसलिए उसे अलग स्पिरिट बीस्ट बैग में डाल दिया। आरव के पास जय से निपटने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। दूसरा पक्ष इंसान था और उसे खाया भी नहीं जा सकता। आरव ने चार्ल्स, जेम्स, अलेक्स और गंगाधर को नहीं मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें खाया जा सकता था। और जहां तक डीमंस की बात है, वे मर भी जाएं तो आरव को उनके मांस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सब करने के बाद वहां सिर्फ आरव ही बचा था। उसने चुपचाप एक गहरी सांस ली। अगर मैं ह्यूमन एम्परर नहीं होता और सीक्रेट रेल्म के स्पिरिट से समय पर संपर्क नहीं कर पाता, तो ये लड़ाई बेहद कठिन हो जाती और शायद कोई अनहोनी भी हो सकती थी।
आरव ने फिर से आह भरी। उसे जय और बाकी लोगों पर थोड़ा अफसोस हुआ। कितनी खराब किस्मत थी। अगर कोई और इस तरह की साजिश करता तो वह लगभग निश्चित रूप से मारा जाता। लेकिन उन्होंने आरव को ही निशाना बना लिया। ये तो सीधा सीधा आत्महत्या जैसा था। पास में मौजूद अनगिनत आर्मर्ड वॉरियर्स आरव के प्रति बेहद सम्मान दिखा रहे थे। विभिन्न रंगों के आर्मर नीली रोशनी से चमक रहे थे। आरव ने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था और अब जब उसने इसे देखा, भले ही पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई, लेकिन यह उसके पहले के अनुमान जैसा ही था। क्या मैं सामने आ सकता हूँ? आरव ने शून्य की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा। हाँ महाराज। आसमान और धरती से एक आवाज गूंजी। एक मध्यम आयु का आदमी धीरे धीरे आरव के सामने प्रकट हुआ। उस आदमी की आभा बहुत रहस्यमयी थी। उसमें जीवन के कोई संकेत नहीं थे। क्या तुम इस जगह के गार्डियन स्पिरिट हो? आरव ने पूछा। गार्डियन स्पिरिट को सीक्रेट रेल्म के अंदर हेवनली डाओ भी माना जा सकता है महाराज। ह्यूमन एम्परर। हाँ, उस मध्यम आयु के व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा। आरव ने सिर हिलाया और अपने कुछ सवाल पूछे जिनके बारे में वह काफी समय से सोच रहा था। मध्यम आयु का व्यक्ति खुलकर जवाब देने लगा। महाराज ह्यूमन एम्परर, ये सीक्रेट रेल्म 9 प्रोविंसेस की उन जगहों में से एक है जिसे नियमों की शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए अलग किया गया था। यहाँ कोई जीवित प्राणी नहीं था, इसलिए मैं गहरी नींद में चला गया और हाल ही में जागना शुरू किया है। मध्यम आयु का व्यक्ति समझाने लगा। जैसा आरव ने पहले अंदाजा लगाया था, ये सच में गहरी नींद से धीरे धीरे जागा था। इस सीक्रेट रेल्म की परीक्षा में कितने चरण हैं? आरव ने पूछा। महाराज, कुल 10 स्तर हैं, मध्यम आयु के व्यक्ति ने कहा। फिर उसने विस्तार से बताया। आरव अब 8वें स्तर को पार कर चुका है। 9वां स्तर सामान्य रूप से 5 महीने बाद आएगा और 9 महीने बाद 10वां स्तर आएगा। ये सीक्रेट रेल्म कितनी बार खुल चुका है? आरव ने जिज्ञासा से पूछा। महाराज ह्यूमन एम्परर, ये सीक्रेट रेल्म कुल 7 बार सक्रिय हुआ है। 7 बार? आरव खुद से बुदबुदाया। 7 बार? इसका मतलब है कि 10,000 साल की महाविपत्ति 7 बार हो चुकी है। क्या पहले कभी किसी ने परीक्षा पास करके लॉ पावर हासिल की है? आरव ने पूछा। महाराज, अभी तक कोई भी 8वें स्तर को पार नहीं कर पाया। उसके अनुसार पिछले 70,000 वर्षों में आरव को छोड़कर सबसे शक्तिशाली प्रतिभाएं भी 99 हेवनली लाइटनिंग के नीचे मर गईं। इस सीक्रेट रेल्म में जो लोग परीक्षा में मरे, क्या वे सच में मर गए? पूरी तरह नहीं। पहले 5 स्तरों को छोड़कर जब मैं जागने की अवस्था में था और बाद में गार्ड्स द्वारा मारे गए प्रतिभाशाली लोग, उनके प्राइमोर्डियल स्पिरिट का एक अंश सुरक्षित रखा जाता है और सीक्रेट रेल्म खत्म होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित किया जाता है, मध्यम आयु के व्यक्ति ने कहा। आरव को अचानक समझ आ गया, पहले 5 स्तर ज्यादा कठिन नहीं होते। अगर कोई पहले 5 स्तरों में ही मर जाए तो शायद वो पुनर्जीवित करने लायक भी नहीं होता। धर्मराज ने सीक्रेट रेल्म में प्रवेश करते समय इन बातों का जिक्र नहीं किया था। शायद उसे पहले से ये सब पता था। गार्ड्स, क्या तुम इन सैनिकों की बात कर रहे हो? आरव ने पूछा। उसने कभी नहीं सोचा था कि सीक्रेट रेल्म में इतने सारे आर्मर्ड वॉरियर्स होंगे। यहाँ तक कि रिलीज ऑफ कैलमिटी रेल्म के हजारों गोल्डन आर्मर वॉरियर्स भी हैं। हाँ महाराज, ये सब पूर्व एम्परर द्वारा छोड़ी गई कंटिंजेंसी प्लान्स का हिस्सा हैं। बैकअप प्लान? आरव चौंक गया और उसने उस मध्यम आयु के व्यक्ति से इसका मतलब समझाने को कहा। महाराज, हालांकि मुझे वर्तमान कोशा की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अतीत में कोशा शक्तिशाली व्यक्तियों से भरा हुआ था और ह्यूमन एम्परर तो उससे भी अधिक महान और उपलब्धियों से भरपूर थे। लेकिन 2 भयानक जातियां विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन एक साथ आ गईं और उन्होंने अनगिनत शक्तिशाली योद्धाओं को आक्रमण के लिए भेजा। उस समय ह्यूमन एम्परर ने अपनी सेना के साथ भीषण युद्ध किया, जिनमें ये गार्ड्स भी शामिल थे। लेकिन अंत में कोशा उनका मुकाबला नहीं कर पाया। ह्यूमन एम्परर ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि अब बहुत देर हो चुकी है। युद्ध में मरने से पहले उन्होंने कई बैकअप प्लान्स छोड़ दिए, जिनमें ये सीक्रेट रेल्म भी शामिल है। इस सीक्रेट रेल्म में न केवल लॉस की शक्ति छोड़ी गई है जो ग्रेट डाओ की कमियों को पूरा कर सके, बल्कि 9 प्रोविंसेस की मूल नींव भी यहाँ संरक्षित की गई है। ह्यूमन एम्परर ने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर उन गार्ड्स की बची हुई आत्माओं को सुरक्षित रखा जो युद्ध में मारे गए थे। यही सीक्रेट रेल्म हमारा अस्तित्व बनाए रखने की जगह है, ताकि एक दिन हम फिर से बाहरी जातियों के साथ मौत तक लड़ सकें।
मध्यम आयु के व्यक्ति की आवाज दुख, क्रोध और जोश से भरी हुई थी। एक नया एम्परर जन्म ले चुका था। आरव को बाउंडलेस डिवाइन पर्ल की स्वीकृति मिलना इस बात का संकेत था कि उसने टेम्पल को अपने नियंत्रण में ले लिया है और पूर्व ह्यूमन एम्परर की मान्यता प्राप्त कर ली है। समझ गया, आरव बुदबुदाया। उसने अनुमान लगाया कि पिछले ह्यूमन एम्परर ने शायद टेम्पल को जमशेद को सौंप दिया था। फिर उन्होंने कई बैकअप प्लान्स तैयार किए जिसमें हेवनली मिस्ट्री सेक्ट भी शामिल था। अब सोचने पर ये सब ह्यूमन एम्परर की योजना का हिस्सा थे। संभव है कि पूर्व एम्परर ने और भी कई योजनाएं बनाई हों लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता। आरव ने आसपास के अनगिनत आर्मर्ड वॉरियर्स की ओर देखा। रिलीज ऑफ कैलमिटी रेल्म में 1000 गोल्डन आर्मर्ड वॉरियर्स। ये तो सिर्फ गार्ड्स हैं, तो उस समय का कोशर आखिर कितना शक्तिशाली रहा होगा? क्या ये गार्ड्स सीक्रेट रेल्म से बाहर जा सकते हैं? आरव ने पूछा। महाराज, गार्ड्स के बाहर जाने के दो तरीके हैं। एक लॉस की शक्ति प्राप्त करना, तब ये गार्ड्स उसके आदेश का पालन करेंगे। दूसरा ह्यूमन एम्परर का आदेश। आरव ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी। अगर ये गोल्डन आर्मर्ड वॉरियर्स बाहर जा सकते हैं तो क्या इसका मतलब नहीं कि वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है? सिर्फ रिलीज ऑफ कैलमिटी रेल्म के 1000 वॉरियर्स के साथ आरव पूरे हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट को आसानी से जीत सकता था। लेकिन महाराज, सीक्रेट रेल्म के गार्ड्स जब बाहर की दुनिया में जाते हैं तो वे केवल 7 दिन तक ही जीवित रह सकते हैं। उसके बाद वे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये गार्ड्स असल में रेमनेंट स्पिरिट्स हैं। इस सीक्रेट रेल्म को विशेष तरीकों से सोल नर्चरिंग प्लेस बनाया गया है, इसलिए ये गार्ड्स यहाँ मौजूद रह सकते हैं। आरव ने आह भरी, उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। वो सच में उन गार्ड्स को बाहर बुला सकता था, लेकिन मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। ये पूर्व एम्परर द्वारा छोड़ी गई उम्मीद थी, 9 प्रोविंसेस के लिए हालात बदलने का एक मौका। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन, क्या वे सच में इतने शक्तिशाली हैं? आरव ने पूछा। उसका कभी इन दोनों जातियों से सामना नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह उन्होंने इतने शक्तिशाली कोशा को भी जीत लिया, उनकी ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। महाराज, बहुत शक्तिशाली। दरअसल मध्यम आयु का व्यक्ति थोड़ा झिझका, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। बताओ, क्या बात है? दरअसल अगर लाइफ सेवरिंग रेल्म का कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ भी पैदा हो जाए और गार्ड्स भी साथ मिलकर लड़ें, तब भी कोशा की जीत की संभावना बहुत कम होगी। क्या? आरव ने भौहें सिकोड़ ली। विस्तार से बताओ। जी। मध्यम आयु के व्यक्ति ने आरव को विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन की भयावह ताकत के बारे में बताया। कोशा का पूर्व ह्यूमन एम्परर लाइफ सेवरिंग रेल्म से भी कहीं ऊपर था। वह डाओ रिफाइनिंग रेल्म तक पहुंच चुका था। लाइफ सेवरिंग रेल्म के बाद वॉइड रिटर्निंग रेल्म आता है, उसके बाद 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म और उसके बाद ही डाओ रिफाइनिंग रेल्म में प्रवेश होता है। आरव कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये पहली बार था जब उसने लाइफ सेवरिंग रेल्म से आगे के स्तरों के बारे में सुना था। उसने कभी नहीं सोचा था कि पूर्व ह्यूमन एम्परर और पुराना कोशर इतना शक्तिशाली था। अगर सामने वाला डाओ रिफाइनिंग रेल्म का विशेषज्ञ है तो क्या सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा? आरव ने भारी आवाज में पूछा। उसे बहुत दबाव महसूस हुआ। हालांकि वह ऊंचे स्तर के विरोधियों से लड़ सकता था, लेकिन लाइफ सेवरिंग रेल्म तक पहुंचने के लिए भी उसे 3 बड़ी परीक्षाएं पार करनी थीं और उसे खुद पर पूरा भरोसा नहीं था। मध्यम आयु का व्यक्ति आगे समझाने लगा। महाराज, आप इस बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन को ह्यूमन एम्परर के बैकअप प्लान्स के बारे में पता नहीं है। ह्यूमन एम्परर ने पहले ही उनकी योजना जान ली थी। वे 9 प्रोविंसेस को अपनी जातियों के लिए टेस्टिंग ग्राउंड बनाना चाहते थे, ताकि वे अपने युवा प्रतिभाओं को निखार सकें। आरव ने सिर हिलाया। जमशेद ने पहले भी उससे कुछ ऐसा ही कहा था। उस समय कोशा पर आक्रमण करने वाले मॉन्स्टर्स में सबसे शक्तिशाली सिर्फ लाइफ सेवरिंग रेल्म में था। ये बात उस मध्यम आयु के व्यक्ति और जमशेद की कही बातों से मेल खाती थी। आरव ने अनुमान लगाया कि यह मध्यम आयु का व्यक्ति इतने सालों में कभी सीक्रेट रेल्म से बाहर नहीं गया होगा। जमशेद द्वारा दी गई जानकारी और इसके ज्ञान में थोड़ा अंतर था। तुम्हारा नाम क्या है? आरव ने पूछा। महाराज, मैं अभिलाष हूँ, गार्ड की 3 सेनाओं का पूर्व सेनापति, अभिलाष ने सम्मानपूर्वक कहा। आरव ने सिर हिलाया। फिर उसने सीक्रेट रेल्म के बारे में कुछ सवाल पूछे। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि क्या वो सीधे लॉस की शक्ति प्राप्त कर सकता है। महाराज,
इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। पूर्व ह्यूमन एम्परर ने ये सीक्रेट रेल्म इस तरह बनाया था कि केवल आने वाली पीढ़ियों के प्रतिभाशाली लोग ही इस लॉस की शक्ति को प्राप्त कर सकें, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। और ह्यूमन एम्परर के अनुसार पहले इस लॉस की शक्ति प्राप्त करनी होगी, उसके बाद ही मुझे जमशेद के टेम्पल का स्थान बताना होगा ताकि बाउंडलेस डिवाइन पर्ल की मान्यता मिल सके। अभिलाष ने उस समय की घटनाएं आरव को बताईं। ह्यूमन एम्परर ने पहले जमशेद को व्यवस्थित किया, फिर इस सीक्रेट रेल्म की तैयारी की। आरव ने आह भरी, कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वो सोच रहा था कि अब उसे अगले 2 परीक्षणों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अंत में उसे फिर भी परीक्षा देनी होगी। आरव ने आसपास के आर्मर्ड वॉरियर्स को देखा। ये नीली रोशनी असल में उन प्राइमोर्डियल स्पिरिट्स की थी जो या तो खत्म होने वाली थीं या फिर दोबारा एकत्रित की जा रही थीं। उन्होंने कभी कोशा के लिए लड़ते हुए अपनी जान दी थी, अब उनका अस्तित्व सिर्फ इसीलिए था कि भविष्य में फिर से एक भयानक युद्ध लड़ा जा सके। अचानक आरव के दिल में गहरा सम्मान जाग उठा। उसने आसपास के आर्मर्ड वॉरियर्स को गहराई से झुककर प्रणाम किया। आप सबने बहुत कष्ट सहा है। अनगिनत आर्मर्ड वॉरियर्स एक साथ एक घुटने पर बैठ गए। महाराज, इसकी आवश्यकता नहीं है, अभिलाष ने तुरंत झुककर कहा। आरव आखिर 9 प्रोविंसेस का मानव था, और ये आर्मर्ड वॉरियर्स सभी वही योद्धा थे जिन्होंने 9 प्रोविंसेस के लिए खून बहाया था। आरव ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या इस सीक्रेट रेल्म में और भी लोग हैं? महाराज, आपके अलावा यहाँ कोई भी जीवित प्राणी नहीं है, अभिलाष ने कहा। आरव ने क्यूरियोसिटी से स्पिरिट बीस्ट बैग में छिपे व्यक्ति के बारे में पूछा। अब तक उसकी सारी बातें सिर्फ अनुमान थीं। महाराज, स्पिरिट बीस्ट पाउच में छिपना सच में ट्रायल से बचा सकता है, लेकिन अगर कोई 10 परीक्षाएं पार नहीं करता तो वह लॉस की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, अभिलाष ने कहा। जैसा सोचा था, आरव ने सिर हिलाया। हालांकि यह उसके अनुमान से थोड़ा अलग था, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं था। तभी अचानक आरव के सामने एक और आकृति प्रकट हुई। धीरे धीरे वह एक इंसानी रूप में बदल गई। तुम? आरव चौंक गया। प्रणाम महाराज, वह आकृति सम्मान से झुकी, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ही, आरव हंसा। अभी मुझे काटने में मजा आया था? नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ महाराज, वह सिर्फ परीक्षा थी, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, कृपया समझिए। ठीक है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, आरव ने हाथ हिलाते हुए कहा। धन्यवाद महाराज, यह वही चेहरा था जो पहले थंडर क्लाउड में दिखाई दिया था। आरव पहले बहुत गुस्से में था, लेकिन अब उसे देखकर उसका गुस्सा खत्म हो गया। यह व्यक्ति भी स्पिरिट स्टेट में था, केवल उसकी चेतना स्पष्ट थी। स्पष्ट था, वह भी बहुत पहले मर चुका था, बस उसकी रेमनेंट स्पिरिट यहाँ बची थी। उसका नाम राजकमल था, वह गार्ड का एक डेप्यूटी जनरल था। इसके बाद कई डेप्यूटी जनरल्स प्रकट हुए, सभी ने आरव को प्रणाम किया, लेकिन वे सभी स्पिरिट फॉर्म में थे। उन्होंने गोल्डन आर्मर पहना था, लेकिन उनकी चेतना कमजोर थी। आखिरकार वे सिर्फ रेमनेंट स्पिरिट्स थे। ये सभी गार्ड्स पूर्व एम्परर के वफादार थे। तुम लोगों ने बहुत मेहनत की, आरव ने कहा। गोल्डन आर्मर्ड वॉरियर्स एक घुटने पर झुक गए। यह कोई मेहनत नहीं है, उनकी आवाज ऊंची थी, लेकिन उसमें जीवन नहीं था। आरव ने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया। इसके बाद अनगिनत आर्मर्ड वॉरियर्स झुके और शून्य में गायब हो गए। अभिलाष भी चला गया। आरव ने गहरी सांस ली। कुछ सोचने के बाद उसने आशी को बाहर निकालने का फैसला किया। आशी अभी भी स्पिरिट बीस्ट पाउच में बेहोश थी। उसे बाहर निकालने के बाद आरव ने पहले उसे जगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसका निरीक्षण किया। अच्छा हुआ, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। आरव ने राहत की सांस ली। अब वो काफी अनुभवी था, कपड़ों के ऊपर से ही वह समझ सकता था कि आशी की वर्जिनिटी सुरक्षित है या नहीं। और वो सुरक्षित थी। अगर जय और बाकी लोगों की वजह से आशी के साथ कुछ गलत हो जाता, तो आरव को समृद्धि और पीकॉक एंसेस्टर को जवाब देना मुश्किल हो जाता। थप थप थप, अरे उठो आशी, उठो। आरव ने उसके चेहरे पर हल्के थप्पड़ मारे, लेकिन आशी में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसके शरीर से डेथ ऑरा निकल रही थी। यह वही ऑरा थी जो पहले जय से निकल रही थी। कमाल है, ये कैसी इनहेरिटेंस है, आरव हैरान था।
उसने हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट में कभी ऐसी तकनीक के बारे में नहीं सुना था। उसे महसूस हुआ कि जय बहुत शक्तिशाली है, हालांकि दोनों के बीच इस बार लड़ाई नहीं हुई। लेकिन उसे लगा कि ट्रिब्यूलेशन रेल्म के 9वें स्तर पर होने के बावजूद नकुल, प्रीतम और बाकी लोग जय के सामने टिक नहीं सकते। आरव ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी आशी के डायमेंशन में भेजने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। डेथ ऑरा ने उसके शरीर और आत्मा को पूरी तरह ढक लिया था, और आरव उसे हटा नहीं पा रहा था। आरव असहाय हो गया। क्या जय को बुलाकर पूछूं? फिर उसने खुद ही सोचा, इतना जिद्दी इंसान कुछ नहीं बताएगा। आरव की आंखें चमक उठीं। उसने जय को स्पिरिट बीस्ट पाउच से बाहर निकाला। ही आरव, तुम उसे जगाना चाहते हो? सुन लो, यह असंभव है, मैं मदद नहीं करूंगा। बाहर आते ही जय ने अशी को देखा और सब समझ गया। उसने तुरंत मना कर दिया। ही ऐसा है। आरव ने ठंडी हंसी हंसी। उम्मीद है बाद में भी तुम इतने ही मजबूत रहोगे। जय को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। आरव क्या करने वाला है? फिर आरव ने एक और स्पिरिट बीस्ट बैग निकाला। उसने चार्ल्स और जेम्स को बाहर निकाला। दोनों बाहर आते ही कांपने लगे। उन्होंने आरव की ताकत पहले ही देख ली थी। उन्हें लगा आरव उन्हें खाने वाला है। लॉर्ड, दया करो, मेरा मांस अच्छा नहीं है। जेम्स तुरंत घुटनों पर गिर गया। हाँ लॉर्ड, मुझे खुजली है, मैं नहाता भी नहीं हूँ, मेरा मांस बेकार है। चार्ल्स भी गिड़गिड़ाने लगा। ही इतने डर क्यों रहे हो? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगा? आरव मुस्कुराया। तो आप क्या करने वाले हैं? चार्ल्स ने डरते हुए पूछा। जय भी ध्यान से देखने लगा। ही मैं तुम्हें मांस खिलाऊंगा, आरव ने कहा। जय, तीनों पूरी तरह हैरान रह गए। लॉर्ड, आप मजाक कर रहे हैं? हाँ, हम डर रहे हैं। ही तो समझ लो मैं कुत्तों को खिला रहा हूँ, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। उसने कुछ समझाने की जरूरत नहीं समझी। हेवनली पनिशमेंट स्वॉर्ड प्रकट हुई। आरव धीरे धीरे जय की ओर बढ़ा। तुम आरव क्या करने वाले हो? आरव, कुछ मत करो। अगर तुमने कुछ किया, क्या तुम आशी को जगाना नहीं चाहते? तुम इसके बाद जय दर्द से चीखने लगा। आरव ने उसकी दोनों टांगें काट दी और उन्हें चार्ल्स और जेम्स के सामने फेंक दिया। दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत आरव के इरादे को समझ गए। इसका मतलब साफ था कि उन्हें मांस खिलाया जा रहा है। आरव ने शांत स्वर में कहा, अब भी कुछ नहीं बोलोगे? चार्ल्स और जेम्स ने तुरंत सिर हिलाया। वे विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि उन्हें खुद नहीं खाया जा रहा। दोनों ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जय का चेहरा इतना काला पड़ गया था मानो उससे पानी टपक पड़े। वह दांत पीसते हुए बोला, आरव, तुम्हें मरना चाहिए। लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, बस देखता रहा कि उसकी टांगें कुछ ही पलों में खा ली गईं। उसके मन में आरव के साथ साथ उन दोनों के लिए भी घृणा भर गई। आरव हल्के से हंसा और बोला, देखते हैं कब तक जिद पर टिके रहते हो। फिर उसने दोबारा हमला किया। जय की चीख फिर गूंज उठी जब उसकी दोनों भुजाएं भी कट गईं और सीधे उन दोनों के मुंह में चली गईं। इस तरह 3 दिन बीत गए। इस दौरान आरव उसे मरने नहीं देता था। जब भी वह बुरी तरह घायल हो जाता, आरव उसे दवाइयां देकर उसका शरीर ठीक कर देता और फिर वही प्रक्रिया दोहराता। चार्ल्स और जेम्स कई बार उल्टी तक कर चुके थे, लेकिन फिर भी खाने से मना करने की हिम्मत नहीं हुई। इस सीक्रेट रेल्म में अब आरव के खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। आखिरकार जय टूट गया। वह बोला, मैं बता दूंगा। अब वह और सहन नहीं कर सकता था। उसने आशी को कैसे जगाया जाए ये बताने का फैसला किया। आरव ने उसे गहरी नज़र से देखा और पूछा, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे? जय लगभग रो पड़ा। मैं इस हालत में क्यों झूठ बोलूंगा? आरव ने सिर हिलाया और उसे वापस स्पिरिट बीस्ट बाग में डाल दिया। फिर चार्ल्स और जेम्स को भी वापस भेज दिया। असल में आरव सोचना चाहता था कि क्या इसी तरीके से वह जय से उसकी शक्ति का रहस्य भी निकलवा सकता है, लेकिन उसे लगा कि यह इतना आसान नहीं होगा। जय बहुत जिद्दी था। 3 दिन की यातना के बाद उसने सिर्फ अशी को बचाने का तरीका बताया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद आरव ने आशी की ओर देखा और गहरी सांस ली। उसने धीरे धीरे उसके कपड़े खोले और जय द्वारा बताए गए तरीके के अनुसार उसकी पीठ के कुछ महत्वपूर्ण एक्यूपॉइंट्स खोलने लगा। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को माध्यम बनाकर उसके शरीर में भरी डेथ एनर्जी को बाहर निकालना शुरू किया। समय धीरे धीरे बीतने लगा।
आशी के शरीर से निकलती डेथ ऑरा लगातार उसके शरीर और प्राइमोर्डियल स्पिरिट को प्रभावित कर रही थी। कुछ हिस्सा आरव के हाथों में भी आने लगा जिससे उसे सड़न जैसी ऊर्जा का एहसास हुआ, लेकिन आरव की स्पिरिचुअल पावर मजबूत थी, उसने उस ऊर्जा को पूरी तरह दबा लिया। लगभग 3 घंटे तक ये प्रक्रिया चली। आशी के शरीर से लगभग 90% डेथ एनर्जी निकल चुकी थी। धीरे धीरे उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट जागने लगा और उसी के साथ उसकी चेतना भी लौट आई। अचानक उसने आंखें खोल दी और जोर से चीख उठी। वह खुद को आरव के साथ ऐसी स्थिति में देखकर घबरा गई। आरव ने शांत स्वर में कहा, शांत रहो, मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। फिर उसने बिना भाव बदले उसे काबू में रखा और बाकी बची डेथ एनर्जी को निकालना जारी रखा। अंदर ही अंदर वह जानता था कि यह सब करना जरूरी है, वरना बाद में आशी को समझाना मुश्किल हो जाता। तुम मुझे जाने दो, कमबख्त आरव, तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आह मेरी इज्जत! आशी लगातार चिल्ला रही थी, उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांप रहा था। लेकिन उसका शरीर आरव द्वारा नियंत्रित था, वह बिल्कुल भी छूट नहीं पा रही थी। धीरे धीरे वह शांत होने लगी। उसे याद आया कि एक काले कपड़ों वाला व्यक्ति उस पर हमला करके उसे बेहोश कर गया था। वो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था, उसकी तकनीक भी बेहद अजीब थी और आशी उसका मुकाबला नहीं कर पाई थी। अब जब उसकी चेतना लौटी तो सामने सिर्फ आरव था। उसे अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस हुआ, सच में उसके अंदर कुछ विचित्र ऊर्जा मौजूद थी। यह वही रहस्यमयी डेथ एनर्जी थी। आरव ने आशी की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये देखकर कि वह शांत हो गई है, उसने राहत की सांस ली। वह जानता था कि जब कोई महिला गुस्से में हो तो उसे नज़रअंदाज करना ही बेहतर होता है। उसे खुद ही शांत होने देना चाहिए, वरना मामला और बिगड़ जाएगा। आधे घंटे बाद आरव खड़ा हुआ और उसने आशी को आज़ाद कर दिया। आशी ने तुरंत जमीन पर पड़े अपने कपड़े उठाए और पहन लिए। उसने आरव की ओर घूरकर देखा, उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। आरव ने नाराज होकर कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अगर मैं नहीं होता तो तुम मर चुकी होती, समझी? आशी चौंक गई, उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव ऐसा जवाब देगा। वो काले कपड़ों वाला आदमी कहाँ है? आशी ने पूछा। अब वह काफी शांत हो चुकी थी। असल में उसे गुस्सा इस बात पर था कि आरव ने उसे पूरी तरह नग्न देख लिया था। मैंने उसे पकड़ लिया है, आरव ने शांत स्वर में कहा। आशी चुप हो गई, उसके मन में कई भाव एक साथ उठ रहे थे। वह पहले आरव से नफरत करती थी, लेकिन अब उसे उसी ने बचाया था। अगर आरव उसे सामान्य तरीके से बचाता तो वह जरूर आभारी होती, लेकिन उसने उसे पूरी तरह नग्न देख लिया था। ये बात उसके लिए स्वीकार करना मुश्किल था। फिर भी वह बेवजह जिद करने वाली नहीं थी। शांत होकर उसने सब सोचा। उसका चेहरा लाल हो गया, उसे शर्म महसूस हुई कि वह अपने कज़न के सामने क्या मुंह दिखाएगी। वह गुस्से में पैर पटकते हुए जाने लगी। रुको, आरव ने तुरंत उसे रोका। अब क्या है? आशी ने चिढ़कर कहा। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि आरव का सामना कैसे करे। वह बस यहाँ से जाना चाहती थी। आरव ने गंभीरता से कहा, तुम मेरे स्पिरिट बीस्ट पाउच में चली जाओ, तुम बहुत कमजोर हो, अगली परीक्षा में तुम मर जाओगी। फिर उसने आशी को बताया कि सीक्रेट रेल्म में बाकी सभी लोग मर चुके हैं, अब सिर्फ वही बचा है। आशी थोड़ी देर चुप रही। वह जानती थी कि उसकी ताकत इस मौके को हासिल करने के लिए काफ़ी नहीं है। आखिरकार उसने सहमति दे दी। आरव ने उसे अलग से एक स्पिरिट बीस्ट बैग में रख दिया। आरव ने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ उसने ज़्यादा हंगामा नहीं किया। उसने खुद को बहुत समझदार महसूस किया। उसने ऐसा दिखाया जैसे वह सब कुछ उसके भले के लिए कर रहा हो। इससे आशी और ज़्यादा कुछ नहीं कह पाई। हालांकि अभिलाष ने कहा था कि सीक्रेट रेल्म खत्म होने के बाद मरे हुए लोग फिर जीवित हो जाएंगे, लेकिन आरव को इस पर पूरा भरोसा नहीं था। प्राइमोर्डियल स्पिरिट से पुनर्जीवन होने पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और उसे ये भी नहीं पता था कि आशी 5वें स्तर से पहले पकड़ी गई थी या नहीं। उसे डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आरव ने आह भरी, अच्छा इंसान बनना भी मुश्किल है। उसे लगा कि उसने अपनी साली के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार किया है, और वो खुद भी सोचने लगा कि आशी की फिगर वाकई बहुत अच्छी है। फिर उसने रेड विच, मुखबिर और बाकी लोगों को स्पिरिट बीस्ट पाउच से बाहर निकाला। रेड विच ने चिंता से पूछा, आरव तुम ठीक हो? आरव मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मुखबिर एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। विराज, नकुल, प्रीतम और बाकी लोग भी पास खड़े थे।
आरव ने हंसते हुए कहा, चलो आज मेरी तरफ से दावत है, मीट खाएंगे। सभी लोग हैरान रह गए। ब्रदर, क्या तुमने स्पेस रिफ्ट क्लैन को पकड़ लिया? मुखबिर ने जल्दी से पूछा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, कमाल है। मुखबिर ने तुरंत अंगूठा दिखाया। फिर आरव ने आयन पिल फर्नेस निकाला। उसने चार्ल्स और जेम्स को बाहर निकाला। दोनों चारों ओर देखने लगे, डर से कांपते हुए। महाराज, इस बार क्या करने वाले हैं? चार्ल्स ने धीरे से पूछा। आरव ने शांत स्वर में कहा, मीट हॉट पॉट बनाएंगे। इसके बाद उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। चार्ल्स और जेम्स दर्द से चीख उठे। उनका अंत अब तय हो चुका था। महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। महाराज, मेरी किडनी ठीक नहीं है। महाराज, दया कीजिए। चार्ल्स और जेम्स लगातार चीखते और गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन आरव के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह हल्की हंसी के साथ बोला, ही मैंने पहले सुना है कि डॉग ट्रेजर बहुत बड़ा टॉनिक होता है। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सुनते ही चार्ल्स, जेम्स, स्कारलेट विच और बाकी सभी लोग एकदम चुप हो गए। किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। आखिरकार चार्ल्स और जेम्स की हालत बेहद खराब हो गई। उनकी टांगें पहले ही जा चुकी थीं, अब वे अपने निचले हिस्से को पकड़कर तड़प रहे थे। उनका पेट भी चीर दिया गया था। आरव ने उन्हें फिर से स्पिरिट बीस्ट पाउच में फेंक दिया। आरव को फतेहपुर सिटी में पहले ही इसके बारे में पता चला था कि डॉग टेस्टिकल्स और डॉग किडनीज बेहद पौष्टिक होते हैं। आज उसने खुद इसे आजमाने का फैसला किया। उसने डॉग किडनीज को आग पर भूनना चुना। आरआर को भी उसने रोस्ट किया। मुखबिर ने तारीफ करते हुए कहा, ब्रदर, आपकी भूख तो कमाल है। आरव हंस पड़ा और मजाक में स्कारलेट विच की तरफ देखते हुए बोला, ही आदमी। स्कारलेट विच शर्म से लाल हो गई। उसने सिर झुका लिया और हल्के से आरव को धक्का दिया। आप बहुत परेशान करते हैं। खाने का स्वाद सच में अच्छा था। इतना खास नहीं, लेकिन काफी स्वादिष्ट। बस एक कमी थी कि मात्रा बहुत कम थी। आरव ने आह भरते हुए कहा, सांस आगे और क्लाउडी डॉग्स पकड़ने पड़ेंगे। स्वाद अच्छा है। ये सच था कि इन दोनों के डॉग ट्रेजर्स असरदार थे। खाने के बाद आरव को शरीर में गर्माहट महसूस हुई, जैसे भीतर ऊर्जा बहने लगी हो। इसके बाद वो स्कारलेट विच को लेकर एक गुफा में चला गया, जहां दोनों ने स्पारिंग किया। अभिलाष पहले ही बता चुका था कि अगली परीक्षा कब आएगी, इसलिए आरव को अब कोई जल्दी नहीं थी। बाहर मुखबिर आसमान की ओर देखते हुए बड़बड़ा रहा था, मैं तो आना ही नहीं चाहता था, तुमने जबरदस्ती भेज दिया। नकुल और विराज भी एक तरफ खड़े थे, पूरी तरह चुप। वे सोच रहे थे कि यह तो अपने ही बुजुर्ग के बारे में ऐसे बोल रहा है। रेड डेमन भी चुप था। क्या डेमन किंग के सामने उसे पोता कहना सही है? क्या उसे डर नहीं लगता कि वह शिकायत कर देगा? इधर स्पिरिट बीस्ट पाउच के अंदर अब्दुल और अमन चार्ल्स और जेम्स की हालत देखकर अजीब भाव से एक दूसरे को देख रहे थे। बुल डेमन किंग ने धीरे से पूछा, क्या आरव का स्वाद बदल गया है? अब्दुल ने सिर हिलाते हुए कहा, शायद। दोनों उठे और चार्ल्स तथा जेम्स को दिलासा देने चले गए। भाइयों, हिम्मत रखो, हम जरूर जिंदा निकलेंगे, अब्दुल ने कहा। हाँ, हम जरूर जिंदा निकलेंगे, बुल डेमन किंग ने जोर देकर कहा। इस हालत में भी किसी का सहारा मिलना चार्ल्स और जेम्स के लिए भावुक कर देने वाला था। उन्होंने आभार से कहा, धन्यवाद, हम कोशिश करेंगे। आसपास मौजूद बाकी मीट और वेजिटेबल्स इस दृश्य को अजीब नज़रों से देख रहे थे। समय बीतता गया। आरव ने पूरी मेहनत से साधना की और इस बार उसने 10 दिनों तक स्पारिंग किया, तब जाकर स्कारलेट विच को बाहर आने दिया। स्कारलेट विच अब अजीब तरह से चल रही थी, जैसे उसके कदम भीतर की ओर मुड़ रहे हों। मुखबिर और बाकी लोग नजरें चुरा रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। आरव ने कहा, ठीक है, अब तुम सब वापस स्पिरिट बीस्ट पाउच में चले जाओ। किसी ने विरोध नहीं किया। उन्हें पता ही नहीं था कि आरव अब सीक्रेट रेल्म पर पूरा नियंत्रण हासिल कर चुका है। आरव ने खुद से कहा, मुझे जल्दी से अपनी ताकत बढ़ानी होगी। फिर उसने शून्य की ओर देखा और पुकारा, अभिलाष। अभिलाष प्रकट हुआ और सम्मान से झुक गया। आरव ने आदेश दिया, सीक्रेट रेल्म के अंदर जितने भी स्पिरिचुअल मटेरियल्स हैं सब इकट्ठा करो। जी महाराज। इसके बाद पूरे सीक्रेट रेल्म में अनगिनत आर्मर्ड वॉरियर्स फैल गए। वे हर जगह से दुर्लभ जड़ी बूटियां और औषधियां इकट्ठा करने लगे। करोड़ों वॉरियर्स इस काम में लग गए। कुछ ही दिनों में पूरा सीक्रेट रेल्म खाली हो गया। 3 दिन बाद सारी जड़ी बूटियां 3 छोटे पहाड़ों की तरह जमा हो गईं।
अभिलाष ने कहा, महाराज ये सब सीक्रेट रेल्म के स्पिरिचुअल हर्ब्स हैं। आरव की आंखें चमक उठीं। अब मैं अमीर हो गया। हर एक जड़ी बूटी चमक रही थी और उससे सुगंध निकल रही थी। आरव ने अंदाजा लगाया कि इनकी कीमत कई ट्रिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बराबर होगी। इतना सब इकट्ठा करना सिर्फ वही कर सकता था। उसने कुछ खास जड़ी बूटियां अलग रखीं जो उसकी कल्टीवेशन में मदद करेंगी, बाकी सब स्टोर कर लिया। अब उसे अपनी ताकत बढ़ानी थी। अगली परीक्षा आने से पहले वह और मजबूत बनना चाहता था। बाहरी दुनिया में हालात बिल्कुल अलग थे। हेवन गेट के पीछे बने बगीचे में धर्मराज दूर आकाश की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। वे बुदबुदाए, पता नहीं इस बार कोई लॉस की शक्ति प्राप्त कर पाएगा या नहीं। अगर नहीं हुआ तो कोश फिर से नरक में गिर जाएगा। फिर उन्होंने आरव को याद किया और सोचा कि क्या वह सफल हो पाएगा। उन्होंने उसी समय आरव को बचाया था क्योंकि उन्होंने उसकी क्षमता देखी थी। इतने हजारों वर्षों में उन्होंने उससे अधिक प्रतिभाशाली कोई नहीं देखा था। इसलिए वे चाहते थे कि कोई लॉस की शक्ति हासिल करे, लाइफ सेवरिंग रेल्म तक पहुंचे और कोशा को इस अंतहीन चक्र से बाहर निकाले। इधर टेम्पल ऑफ हेवन में रोहित काफी बूढ़े लग रहे थे। वे खुद से कह रहे थे कि इस 10,000 साल वाली आपदा के लिए उन्हें भी कोई बैकअप प्लान तैयार करना होगा। सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरे मानव जगत में हलचल मची हुई थी। बबलू के अधीन सिंह फैमिली, अभय की नायर फैमिली, यान फैमिली, निंग फैमिली और अन्य बड़े परिवार अपने वंश को बचाने के तरीके ढूंढ रहे थे। हर कोई आने वाले संकट के लिए तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ डेमन रेल्म में और भी गंभीर स्थिति थी। गोल्डन विंज्ड रॉक क्लैन, एंशिएंट ड्रैगन एलिफेंट क्लैन, ब्लू पीकॉक क्लैन, ग्रे फ्लड ड्रैगन क्रोकोडाइल क्लैन, स्पेस रिफ्ट क्लैन और अनगिनत शक्तिशाली जातियों के पूर्वज एक साथ इकट्ठा हुए थे। वे सभी आने वाली आपदा से निपटने के तरीकों पर चर्चा कर रहे थे। गोल्डन विंज्ड रॉक के पूर्वज ने दृढ़ आवाज में कहा कि अपमानित होकर जीने से बेहतर है लड़ते हुए मरना। लेकिन स्पेस रिफ्ट क्लैन के पूर्वज ने विरोध किया और कहा कि छिपकर कुछ लोगों को बचा लेना ही बेहतर होगा। इस बात पर बहस छिड़ गई। किसी ने कहा कि पहले भी लड़ चुके हैं लेकिन परिणाम विनाशकारी रहा। अनगिनत शक्तिशाली लोग मारे गए, कई जातियां खत्म हो गईं। पीकॉक क्लैन के पूर्वज ने भारी मन से कहा कि कोशर अब पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने उम्मीद जताई कि हेवनली मिस्ट्री सेक्ट इस बार किसी चुने हुए व्यक्ति को ढूंढ पाए, तभी शायद बचाव संभव है। गोल्डन विंज्ड रॉक के पूर्वज ने इसे पीछे हटना समझा, लेकिन पीकॉक क्लैन ने साफ कहा कि वे अंत तक लड़ेंगे। फिर भी सभी को पता था कि असली खतरा उन बाहरी शक्तियों से है जिनमें लाइफ सेवरिंग रेल्म के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। आज के कोशा में ऐसे स्तर का कोई नहीं है। समस्या सिर्फ ताकत की नहीं थी। कोशा के लॉज अधूरे थे, हेवनली डाओ की सीमाएं थीं और उनकी कल्टीवेशन टेक्निक्स भी बाहरी दुनिया के मुकाबले कमजोर थीं। पिछले युद्ध में उनकी श्रेष्ठ तकनीकें और विरासतें लूट ली गई थीं, इसलिए विद्रोह करना आसान नहीं था। पूरा डेमन रेल्म और अन्य प्रदेश भी इस आने वाली आपदा को लेकर एक दूसरे से संपर्क में थे। हर कोई समझ चुका था कि हेवनली मिस्ट्री गेट का खुलना ही इस विनाशकारी चक्र की शुरुआत है। उधर सीक्रेट रेल्म के अंदर कई महीने बीत चुके थे। आरव की ताकत लगातार बढ़ रही थी। उसने अनगिनत स्पिरिचुअल हर्ब्स और मेडिसिन्स को रिफाइन किया। ये सब सीक्रेट रेल्म के थे जिनका प्रभाव बाहरी दुनिया से कई गुना अधिक था। बाहर की दुनिया में इनका एक टुकड़ा भी नीलामी में बहुत बड़ी कीमत पर बिकता, लेकिन आरव उन्हें ऐसे खा रहा था जैसे साधारण चीज हो। हालांकि अगर इन्हें पिल्स में बदला जाता तो असर और भी ज्यादा होता, लेकिन उसके पास समय नहीं था। उसका ध्यान सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने पर था। इन सभी संसाधनों की मदद से आरव ने अपनी नींव मजबूत की और नासेंट सोल रेल्म के 8वें स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गया। और आखिरकार 9वीं परीक्षा आ पहुंची। सीक्रेट रेल्म के अंदर इस समय मानो आग का नरक बन चुका था। चारों तरफ भयानक गर्मी फैल रही थी। पेड़ पौधे सूख चुके थे, पानी के स्रोत खत्म हो गए थे। आसमान में चमकता सूरज खून की तरह लाल हो गया था और बादल भी लालिमालिए हुए थे। उसी समय शून्य में अभिलाष प्रकट हुआ और झुककर बोला, महाराज, यह 9वीं परीक्षा डिवाइन फायर ट्रिब्यूलेशन है, कृपया सावधान रहें। डिवाइन फायर कैलमिटी 12 महान स्वर्गीय आपदाओं में से एक थी। ये केवल असाधारण प्रतिभाओं पर ही आती थी। 9 प्रोविंसेस में सामान्यतः ऐसा संभव नहीं था क्योंकि वहां हेवनली डाओ अधूरा था और लॉज भी पूर्ण नहीं थे। लेकिन ह्यूमन एम्परर ने इस सीक्रेट रेल्म में ये परीक्षा छोड़ दी थी ताकि योग्य व्यक्ति को अवसर मिल सके। पिछले 70,000 वर्षों में कोई भी इस स्तर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए ये डिवाइन फायर ट्रिब्यूलेशन अनगिनत वर्षों बाद पहली बार प्रकट हुई थी। आरव का चेहरा गंभीर था लेकिन उसमें डर नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा,
आओ, उसे पता था कि अगर वह इस परीक्षा को पार नहीं कर पाया तो वह लॉस की शक्ति के योग्य नहीं है और कोशा को बचाने का अधिकार भी नहीं रखता। अचानक आसमान में विस्फोट हुआ और लाल सूरज आग के तूफान में बदल गया। पिघले हुए लावे और आग का समुंदर ऊपर से टूटकर आरव पर गिरा। यह ऐसा था जैसे आकाशगंगा की आग उसके ऊपर बरस रही हो। आह! आरव दर्द से चीख उठा। इस लावे की गर्मी उसकी कल्पना से भी ज्यादा थी। उसका शरीर लगातार जल रहा था, मानो उसे पूरी तरह राख बना देना चाहता हो। तभी उसके भीतर फीनिक्स का रूप उभरा और ट्रू ड्रैगन की शक्ति भी सक्रिय हो गई। क्रिम्सन डेमन फ्लेम बाहर निकली और उसने उस आग का सामना करना शुरू किया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आग का समुंदर बार बार विस्फोट कर रहा था और आरव को लगातार घायल कर रहा था। वह मानो एक साधारण इंसान की तरह लावे में गिरा हुआ था। अगर उसकी जीवन शक्ति मजबूत न होती तो वह कब का जलकर खत्म हो चुका होता। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से खत्म हो रही थी। एक तरफ वह अपने शरीर को बचाने की कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ उसे ठीक भी कर रहा था। 2 घंटे बाद उसकी ऊर्जा लगभग खत्म हो गई। दांत भींचकर उसने आग के बीच से स्पिरिचुअल हर्ब्स और मेडिसिन्स निकाले और उन्हें निगलकर अपनी शक्ति वापस पाने की कोशिश की। वह खुद से कह रहा था कि उसे हर हाल में टिके रहना है। असल में सामान्य परिस्थिति में उसका शरीर कब का टूट चुका होता, लेकिन 8वीं परीक्षा के बाद उसका शरीर बेहद मजबूत हो गया था। उस लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन ने उसे असली लाभ दिया था। ऊपर खड़ा अभिलाष गंभीर चेहरे से सब देख रहा था और मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, महाराज आपको सफल होना ही होगा। 2 घंटे और बीत गए। डिवाइन फायर ट्रिब्यूलेशन अभी भी खत्म नहीं हुई थी। आरव के लिए यह समय बेहद कष्टदायक था। उसकी नीली और लाल डेमन फ्लेम्स पूरी ताकत से इस आग का सामना कर रही थीं, लेकिन फिर भी वे कमजोर पड़ रही थीं। अचानक एक और भयानक विस्फोट हुआ। आरव ने खून उगल दिया। उसे लगा कि अब वह नहीं टिक पाएगा। उसने एक पल के लिए एनलाइटनमेंट सीड और अन्य शक्तियों का सहारा लेने के बारे में सोचा। लेकिन तभी आग धीरे धीरे कम होने लगी। फीनिक्स का रूप गरजा और ट्रू ड्रैगन की शक्ति भी गूंज उठी। आधे घंटे बाद आग का समुंदर पूरी तरह गायब हो गया। दुनिया फिर से सामान्य होने लगी। आसमान के लाल बादल धीरे धीरे साफ हो गए और सूरज फिर से सामान्य चमकने लगा। अभिलाष की आवाज गूंजी, 9वां स्तर पार हो गया। वो तुरंत आरव के सामने प्रकट हुआ। आरव का शरीर पूरी तरह जला हुआ था, उसके कपड़े राख बन चुके थे। उसने स्टोरेज बैग से एक सफेद कपड़ा निकाला और पहन लिया। अभिलाष ने झुककर कहा, महाराज बधाई हो। आरव ने हल्की सांस लेते हुए कहा, बहुत मुश्किल था, ये परीक्षा सच में खतरनाक थी। अभिलाष बेहद उत्साहित था। आरव की क्षमता साबित कर रही थी कि कोशा में अभी भी उम्मीद बाकी है। आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम प्रकट हुई, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली और लालिमा लिए हुए थी। उसने पूछा, ये डिवाइन फायर ट्रिब्यूलेशन आखिर है क्या? अभिलाष ने समझाया, महाराज, ये 12 महान स्वर्गीय आपदाओं में से एक है। ह्यूमन एम्परर ने अपनी खुद की ट्रिब्यूलेशन के दौरान इसकी शक्ति का एक हिस्सा पकड़कर इस सीक्रेट रेल्म के सूर्य में सील कर दिया था। तुम्हारी अपनी ट्रिब्यूलेशन के दौरान का एक हिस्सा? आरव हैरान रह गया। हाँ, कहा जाता है कि विशाल स्टारफील्ड में 12 महान हेवनली ट्रिब्यूलेशंस होती हैं। जब कोई ऐसा अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति जन्म लेता है जो पूरे स्टारफील्ड को हिला सकता है, तब ऐसी ट्रिब्यूलेशन उतरती है। पूर्व ह्यूमन एम्परर ने भी डिवाइन फायर ट्रिब्यूलेशन का सामना किया था। उन्होंने न केवल इसे झेला बल्कि इसकी शक्ति का एक हिस्सा सील भी कर लिया, अभिलाष ने संक्षेप में समझाया। उसने आगे बताया कि उस समय 9 प्रोविंसेस अपने चरम पर था। लॉस पूरी तरह से पूर्ण थे और शक्ति अत्यंत प्रबल थी। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, वह ह्यूमन एम्परर सच में असाधारण था। वह न केवल इतनी भयानक ट्रिब्यूलेशन को आकर्षित कर सका बल्कि उसे पार भी कर गया और उसकी शक्ति को सील भी कर दिया। इससे उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। अभिलाष ने सम्मान से कहा, महाराज, आप खुद को कम मत आंकिए। उस समय लॉस पूर्ण थे और ह्यूमन एम्परर जब डाओ रिफाइनिंग रेल्म में प्रवेश कर रहे थे तब ये ट्रिब्यूलेशन आई थी, लेकिन उस उम्र में उनके पास आपकी जैसी शक्ति नहीं थी। यह उसकी सच्ची भावना थी। आरव की प्रतिभा सच में असाधारण थी। आरव ने अपने हाथ में मौजूद क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम को देखा। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। नीली लौ के भीतर अब लाल चमक भी थी जिसमें डिवाइन फायर ट्रिब्यूलेशन की शक्ति समाई हुई थी। उसने धीरे से कहा, तो डिवाइन फायर की शक्ति को अब्जॉर्ब करके इसमें परिवर्तन आ गया है। फिर उसने पूछा,
क्या अभी भी डिवाइन फायर ट्रिब्यूलेशन की शक्ति बाकी है? अभिलाष ने उत्तर दिया, हाँ, ये शक्ति अभी भी इस सीक्रेट रेल्म के सूर्य में सील है। जो समुद्र आपने देखा वह तो सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। आरव थोड़ा चौंका और बोला, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? अभिलाष ने सिर हिलाया, ठीक है महाराज। हालांकि वह नहीं समझ पा रहा था कि आरव क्या करना चाहता है, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसने हाथ घुमाया और पूरा सीक्रेट रेल्म हल्का सा कांप उठा। आसमान का सूर्य धीरे धीरे नीचे उतरकर आरव के सामने आ गया। तापमान भी कुछ कम हो गया। अभिलाष ने कहा, महाराज कृपया। आरव ने सिर हिलाया और उसके साथ सूर्य के अंदर प्रवेश किया। अंदर तापमान अभी भी बहुत अधिक था, लेकिन आरव के लिए अब ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वह पहले ही डिवाइन फायर ट्रिब्यूलेशन झेल चुका था। सूर्य के भीतर एक अलग ही संसार था। अचानक उनके सामने एक नीली प्रकाश दीवार आई और वे उसके भीतर प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य देखकर आरव दंग रह गया। पूरा स्थान एक विशाल आग के समुद्र से भरा हुआ था। उस आग में छोटे छोटे जीव जैसे आकार बन रहे थे जो इधर उधर घूम रहे थे। अभिलाष ने समझाया, महाराज, ये डिवाइन फायर की ज्वालाएं हैं जिनमें स्पिरिट है। हजारों वर्षों में इनसे कई फायर स्पिरिट्स पैदा हो गए हैं। आरव ने सिर हिलाया। उसे स्टार चार्ट से याद था कि 5 तत्वों की शक्ति जहां प्रबल होती है वहां उनसे संबंधित स्पिरिट्स भी जन्म ले सकते हैं। यहां भी वही हो रहा था। ये सारे फायर स्पिरिट्स उसी शक्ति से बने थे। आरव ने अपने हाथ की क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम की ओर देखा। वह खुशी से उछल रही थी, जैसे इस आग के समुद्र में जाने के लिए उत्सुक हो। आरव मुस्कुराया और बोला, जाओ। नीली लौ उसके हाथ से कूदकर सीधे उस आग के समुद्र में चली गई। अब अगर उसे कोई खतरा होता तो आरव तुरंत उसे वापस ला सकता था। क्रिम्सन फ्लेम के प्रवेश करते ही आसपास के फायर स्पिरिट्स उसका ध्यान करने लगे। वे उसके चारों ओर घूमने लगे, मानो किसी नए और शक्तिशाली अस्तित्व का स्वागत कर रहे हों। क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम के पास अपनी खुद की चेतना थी। इसे एक प्रकार का फायर स्पिरिट भी माना जा सकता था। हालांकि इसकी बुद्धि अभी नई नई विकसित हुई थी, इसलिए ये केवल आरव से साधारण विचारों के जरिए ही संवाद कर सकता था। यह एनलाइटनमेंट सीड और मिरियड फिनोमिना की तरह इंसानों की भाषा में बात नहीं कर सकता था। नीली लाल मिश्रित लौ उस विशाल आग के समुद्र में घूम रही थी। वह किसी बच्चे की तरह इधर उधर तैर रही थी, हर चीज को उत्सुकता से देख रही थी। इस डिवाइन फायर के समुद्र में अनगिनत फायर अट्रीब्यूट की शक्तियां भरी हुई थीं। क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम धीरे धीरे इन शक्तियों को अवशोषित कर रही थी, उन्हें रिफाइन करके अपनी ताकत बढ़ा रही थी। आरव ने अपनी डिवाइन सेंस से महसूस किया कि यह डिवाइन फायर की शक्ति उसके लिए स्वादिष्ट भोजन जैसी थी। जितना वह उसे अब्जॉर्ब कर रही थी, उतना ही वह और खुश होती जा रही थी। कई घंटों तक आरव वहीं खड़ा रहा। जब उसने देखा कि क्रिम्सन फ्लेम को कोई खतरा नहीं है तो वह अस्थायी रूप से वहां से चला गया। उसे अपनी कल्टिवेशन जारी रखनी थी और अपनी ताकत और बढ़ानी थी। उसने एक गुफा बनाई और उसमें बैठकर ध्यान लगाने लगा। उसकी आत्मा स्टार चार्ट के भीतर प्रवेश कर गई। वो खुद से बोला, पहले सीमा 7 थी, अब शायद 2 और प्राइमोर्डियल क्लोन्स बनाए जा सकते हैं। उसने तुरंत मिरियड मैनिफेस्टेशंस फॉर्मेशन को सक्रिय किया। अब वो कंट्रोलिंग कॉल्ड्रन रेल्म के 8वें स्तर के मध्य चरण में पहुंच चुका था। इस स्तर पर उसे लगा कि वह और क्लोन्स बना सकता है। जैसे ही फॉर्मेशन पूरी हुई, उसने अपनी ओरिजिन पावर और प्राइमोर्डियल स्पिरिट को अलग किया। 2 दिन बाद स्टार चार्ट के अंदर 9 नीली रोशनी के स्तंभ प्रकट हुए। हर एक में आरव का एक रूप ध्यान में बैठा हुआ था। आरव मुस्कुराया, बहुत अच्छा। अब उसके 9 क्लोन्स और उसका खुद का शरीर कुल मिलाकर 10 गुना गति से कल्टिवेशन कर सकते थे। जिस लोकेश ने ये टेक्निक बनाई थी, उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि आरव इसे इतनी दक्षता से इस्तेमाल करेगा। इसके बाद आरव की आत्मा स्टार चार्ट से बाहर आई। उसने पहले स्कारलेट विच को बताया कि वो सुरक्षित है, फिर अकेले साधना करने लगा। उसे पता था कि अंतिम परीक्षा बेहद खतरनाक होगी। उसे उससे पहले अपनी ताकत और बढ़ानी थी। वो बुदबुदाया, एंसेस्टर बैशी, बेहतर होगा कि तुम मौत को न्योता मत दो। उसकी आंखों में एक पल के लिए भयानक किलिंग इंटेंट चमका, फिर वह शांत हो गया और ध्यान में बैठ गया। सोनू द्वारा बताए गए 1.5 साल का समय अब तेजी से नजदीक आ रहा था। दूसरी ओर ब्लू पीकॉक क्लैन के क्षेत्र में समृद्धि अपने कक्ष में बैठी थी। उसने नीले रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसकी गोद में एक छोटी बच्ची थी जो बहुत प्यारी थी और उसके चेहरे की बनावट आरव से मिलती जुलती थी। अचानक बच्ची रोने लगी।
समृद्धि ने उसे प्यार से चुप कराते हुए कहा, मत रो तन्वी, मत रो। धीरे धीरे बच्ची शांत हो गई, मुस्कुराई और सो गई। तभी उसकी माँ अंदर आई और बोली, फिर रो रही थी? समृद्धि ने सिर हिलाया, पता नहीं, आजकल बहुत रोती है। लैन की माँ ने आह भरी और बच्ची को गोद में लेकर बोली, पता नहीं तुम्हारा वो बेकार बाप कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। इतना सुनते ही बच्ची फिर से रोने लगी। समृद्धि ने नाराज होकर कहा, माँ ऐसी बातें मत करो, बच्ची मुझे दो। उसने बच्ची को वापस लिया और उसे फिर से शांत करने लगी। ये बच्ची कुछ ही महीनों की थी। उसका जन्म पूरी तरह गुप्त रखा गया था पीकॉक एंसेस्टर के आदेश पर, यहाँ तक कि पूरे क्लैन में भी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। तब से समृद्धि ने बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया था। वो पूरी तरह अपनी बेटी की देखभाल में लगी हुई थी। उसकी कल्टिवेशन भी पीछे रह गई थी। इस बात को लेकर उसके माता पिता और पीकॉक एंसेस्टर कई बार उसे समझा चुके थे। ब्लू पीकॉक क्लैन की उम्मीद वही थी। अगर उसने कल्टिवेशन छोड़ दी तो क्लैन का भविष्य खतरे में पड़ सकता था। लेकिन समृद्धि ने सब नज़रअंदाज कर दिया। वो अपनी बेटी के पास ही रहना चाहती थी। उसकी माँ ने कहा, एंसेस्टर जल्द ही सेक्लूजन में जाने वाले हैं, क्लैन भी जल्द ही बंद हो जाएगा। समृद्धि ने बस हल्का सा सिर हिलाया। उसकी माँ ने आह भरते हुए कहा, तुम्हें अब किसी चीज़ की परवाह नहीं रही। लेकिन समृद्धि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी बच्ची को प्यार से झुलाती रही। उस बच्ची का नाम उसने खुद रखा था। उसका नाम था तन्वी। 10,000 साल की महाविपत्ति करीब आ रही थी। इसका असर सिर्फ फ्रॉस्ट सिटी तक सीमित नहीं था, बल्कि अन्य महाद्वीपों में भी। जहां जहां सच्चाई जानने वाले लोग थे, वहां सभी बेचैन हो चुके थे। खासकर विभिन्न राज्यों के शाही परिवार पहले से ही तैयारी में जुट गए थे। एंसेस्ट्रल टीचिंग्स के अनुसार उन्हें अपने रक्तवंश को बचाने और आगे बढ़ाने का तरीका ढूंढना ही था। 9 प्रोविंसेस ने अनगिनत उतार चढ़ाव देखे थे। हर बड़ी आपदा के साथ बड़ा परिवर्तन आता था। उदाहरण के लिए, पहले जयपुर प्रीफेक्चर इतना उजाड़ नहीं था, लेकिन एक भयंकर युद्ध के बाद वहां की सबसे शक्तिशाली ताकत एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट बुरी तरह कमजोर हो गई और धीरे धीरे पतन की ओर चली गई। इसलिए हजारों वर्षों के अनुभव के बाद हर बड़ी शक्ति ने इन आपदाओं से निपटने के लिए अपनी अपनी योजनाएं तैयार कर ली थीं। समय तेजी से बीतता गया। आधा साल गुजर गया। तन्वी अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। उसका समय तेजी से बीतता गया। आधा साल गुजर गया। तन्वी अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। उसका चेहरा बहुत प्यारा था और उसकी आंखें खास तौर पर जीवंत और चमकदार थी। वह अपनी मासूम आवाज में माँ कहने लगी थी। समृद्धि अपनी बेटी को गोद में लेकर मुस्कुरा रही थी। पीकॉक एंसेस्टर को सेक्लूजन में गए 2 महीने हो चुके थे। पूरे पीकॉक क्लैन ने खुद को पूरी तरह बाहरी दुनिया से अलग कर लिया था। ये उनकी सुरक्षा का तरीका था। ऐसे ही बने रहो, बस इसी वीक की और बात है। इसके बाद आपको प्रॉपर हम लोग अपना प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं। उसके बाद आपको देखने मिल जाएगा और ऐसे ही हम लोग देते रहेंगे इस पे एपिसोड्स को। आपको टेलीग्राम इस समय तो कुछ इशू की वजह से नहीं आ रहा है। इंडिया में इस समय बंद कर दिया गया है। अप्रॉक्स 22 जून को चालू होगा। तो 22 जून को आपको टेलीग्राम फिर से डाउनलोड होने को मिलेगा। नीट के पेपर की वजह से नहीं चल रहा है इस समय, और जिनको प्रॉब्लम हो रही है तो वेट करें कृपया 22 तारीख तक। और हमारा टेलीग्राम का नाम है शैडो FM। ग्रुप्स के 2 ग्रुप हैं, 4000 प्लस सब्सक्राइबर है और 1200। तो बाद में सर्च करके आपको मिल जाएंगे ग्रुप्स हमारे, और आप लोग को एप्लीकेशन की लिंक भी मिल जाएगी। तब तक मैं यहीं पर अपलोड करता रहूँगा डेली का।